जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जो आपका क्लास 10 का जो आपका मॉडल पेपर आया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उसका जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग उस पर फुल डिस्कशन पर बात करेंगे। ठीक है, आपका दो तरह का पेपर होगा, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्या होगा आपके पास, एक आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर को मैं सब्जेक्टिव पेपर के बाद आपको उसका वीडियो बना के दूंगा, सबका मैं फुल डिटेल दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ, टेंशन नहीं लेना आपको। तो आज के इस वीडियो हम लोग जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग सभी का सभी क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका मॉडल पेपर है, आपको आई होप कि पता ही होगा। ठीक ना, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लो। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप लोग नहीं देखे होंगे। तो जो आपका सब्जेक्टिव पेपर है वो आपका 31 नंबर से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग 31 नंबर से चलते हुए हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जितने भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। देखो, जो सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन है, जो कि आपके पास 31 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करना है। कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। इसका आपका LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 96 और 404 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 96 का करो पहले। तो देखो 2 से जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 चौके 8, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 चौके 8 यानी कि 24 आएगा। ठीक है, जाएगा 2 1 के 2, आपके पास 2 दूना 4 12 हो गया। फिर आ जाएगा 2 6 को 12 हो जाएगा। फिर ये फिर 2 से जाएगा 2 3 6, बस यहाँ जाकर रुक जाएगा ये। ठीक है, इसको देखो, ये आपका 2 से जाएगा तो आपके पास 202 आ गया। फिर 2 से जाएगा तो आपके पास 101 आ जाएगा, और इससे आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक ना, तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग 96 को अगर हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को 2 हुआ ना, 5 को 2 गुना का 3। कोई दिक्कत है? बहुत कई इसको क्या लिख देता है, ऐसे भी लिख सकता है 2 का पावर में 5 गुना का 3। कोई दिक्कत है नहीं, एक ही चीज़ है। और इसको हम लोग लिख सकते हो 404 को देख सकते हो 2 इंटू का 101। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलो, तो अब भाई साहब जब HCF की बारी आती है तो HCF कैसे निकाला जाता है कि देखो, इन दोनों में जो जो कॉमन है वो सब आपका HCF होता है। उनको जो जो कॉमन है उसको आपस में गुना करो तो HCF हो जाएगा। जैसे देख लो, एक बार 2 कॉमन है ना, और एक बार 2 कॉमन है, और कुछ कॉमन है दोनों में नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 यहाँ से ले लो और यहाँ से 1 2 ले लो। ठीक ना, तो आपके पास हो गया कितना, 4। तो HCF क्या निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। कितना ईजी है ना। अब LCM अगर ना आपको निकालना है तो आपको पता है कि भाई साहब LCM निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सबको गुना करना पड़ेगा, और जो जो कॉमन है वहाँ से आपको एक को लेना पड़ेगा। यानी कि आपके पास यहाँ से 2 ले लो, फिर यहाँ से 2 ले लो, बाकी इसको सबको गुना करो। तो ऐसे करके बना लो, या फिर आप लोग क्या करो, सीधा सीधी मैं बता देता हूँ। चूँकि हमें पता है एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में होता है HCF इंटू का LCM। तो ये फार्मूला लगा बनाओ, सटीक से तुरंत बन जाएगा। ठीक ना, ज़्यादा उतना गुना घटा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से बनेगा। तो देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है पता है, जिसका आपको LCM HCF निकालने को बोला है। तो पहला आप संख्या पे इसको मान लो, दूसरी संख्या इसको मान लो। तो पहली संख्या जगह पे मैं 96 ले देता हूँ, दूसरी संख्या जगह में 404 लिख देता हूँ। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, HCF इंटू LCM का। तो HCF अभी देखा हम लोगों ने, जो कि 4 आया हुआ है, इंटू का LCM। बस आपको यहाँ से आराम से LCM निकाल सकते हो आप लोग। LCM करो तो 4 के इधर भेज दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, LCM बराबर में हो जाएगा। मैंने LCM को पहले लिख दिया, इधर वाला काम मैं उधर लिखूंगा। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ 96 इंटू का 404 बट्टे में आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक वो क्लियर हो गया। अब बस काट दो, तो देख लो ये वाला कटेगा, 4 1 के 4, फिर 0 1 आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब इसको आप लोग गुना कर लो, LCM बराबर में निकल कर आ जाएगा 96 इंटू का 101। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 96। ये आपका आंसर है। कितना ईजी है ना, दोनों में क्वेश्चन बन गया आपका। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। आप देखो, जो आपके पास 32 नंबर का प्रश्न है, उसमें लगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको -3 और 2 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि 2 उसका सबसे मैक्सिमम पावर 2 होगा। और जब मैक्सिमम पावर 2 होगा, यानी कि जाहिर सी बात है कि उसका जो मूल निकलेगा वो 2 को निकलेगा। तो मैं पहला को अल्फा मान लेता, दूसरा को मैं बीटा मान लेता। ठीक है, तो आपको क्या दिया हुआ है कि शून्यों का योग दिया हुआ है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको शून्यों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू का बीटा भी दिया हुआ है, जो कि 2 दिया हुआ है। तो आपको इसका उपयोग करके आपको द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसके लिए आपको पता है कि जो द्विघात बहुपद होता है, जो आपके पास बहुपद होता है, वो देखा जाए तो आपके पास x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा
एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में होता है जब आपको शून्यों का योग तथा गुणनफल से आपको अगर द्विघात बहुपद निकालना हो तो ये आपके पास इस फॉर्म में होता है। तो बस मान पुट कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है -3, यहाँ भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस में मिलकर +3 हो गया यहाँ पे, और ये एक्स यहाँ आ गया, -+3x हो जाएगा, और प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा जो कि 2 है। तो ये जो आपके पास निकला ना दोस्तों, यही आपका क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो जब आपके पास 33 नंबर का प्रश्न है उसमें लिखा है कि मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF है, मैंने आपस में समरूप है, यहाँ समरूप का सिंबल दिया हुआ है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः आपको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर में आपके पास 15.4 सेंटीमीटर है तो BC का मान याद कीजिए। यानी कि क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि आपके पास दो त्रिभुज है, मान लो ये त्रिभुज आपके पास ABC है और एक आपके पास त्रिभुज है जो कि आपके पास है DEF है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है कि समरूप है, समझे ना। और साथ ही साथ आपको ये त्रिभुज ABC का जो आपके पास एरिया भी दे दिया गया, कितना दे दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और साथ ही साथ आपको ये BC का वैल्यू दे दिया गया जो कि कितना दिया हुआ है, आपको BC ही निकालना है। आपको EF का वैल्यू दे दिया गया जो कि आपके पास दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर। तो आपका BC कैसे निकालोगे आप लोग, तो आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा होगा कि कोई भी अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उसका एरियाओं का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो सबसे पहले मैं बनाना चाहूँगा क्वेश्चन 33 का, जिसमें से आपको दिया है, क्या दिया है, सबसे पहली बात तो भाई साहब दिया है कि जो आपके पास त्रिभुज ABC है ये क्या आपस में समरूप है किसके साथ, त्रिभुज DEF के साथ। तथा आपके पास और एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास कि EF का वैल्यू निकालना दिया हुआ है जो कि है 15.4 सेंटीमीटर, और आपको देखा जाए तो BC का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम जानते, ऐसा लिख दो, हम जानते हैं कि अगर आपके पास दो त्रिभुज समरूप है तो उनका एरिया का अनुपात, यानी कि अगर मैं लूँ कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का वो उसका अनुपात में एरिया ऑफ त्रिभुज आपके पास DEF के साथ अगर मैं अनुपात लूँ तो इनका अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा, इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात बराबर होगा। यानी कि मैंने आपका ऊपर में ABC त्रिभुज लिखा हुआ है तो मैं ABC त्रिभुज का मैं भुजा को ऊपर में लिखूंगा, ठीक है, और नीचे में जो मैं लिखा हूँ जिस त्रिभुज को, उस त्रिभुज का भुजा लिखूंगा, ठीक। तो वो चीज़ याद रखेगा, जो मैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हूँ उसी का आपको भुजा ऊपर में लिखना है, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो, ठीक ना। और जो त्रिभुज मैंने नीचे लिखा है उसका भुजा आपको नीचे लिखना है, ठीक। और साथ ही साथ संगत भुजाओं को लिखना है। जैसे कि समझो आपके पास लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी कि इस त्रिभुज का बात की गई तो इस त्रिभुज की भुजा का मैं पहले लिखूंगा। तो देखो मैं बोल रहा था ये कि अगर यहाँ पे मैं ये वाला BC अगर भुजा लूँ तो इसका संगत भुजा कौन वाला होगा, ये वाला होगा, EF होगा। इसका संगत भुजा कौन वाला होगा, ये वाला होगा। इसका संगत भुजा कौन वाला होगा, ये वाला भुजा होगा। तो इनका सभी का वर्ग का अनुपात भी इसके बराबर होता है, ठीक ना। तो जैसे देखो अगर मैं आपके पास BC का वर्ग कर दूँ, ठीक ना, और इसका अनुपात ले लूँ इस DEF त्रिभुज के संगत भुजा से, ठीक ना, यानी कि आपके पास EF का, इसका भी अगर मैं वर्ग कर दूँ तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ जो आपके पास ये वाला है AB भुजा की मैं बात करूँ और उसी संगत में आपके पास DE भुजा की संगत, तो इसका भी जो आपके पास वर्ग होगा ये भी आपस में बराबर होगा। इसका वैल्यू इसका वैल्यू इसका वैल्यू सबका वैल्यू समान होगा। उसी प्रकार से इन दोनों का भी जो भुजाओं का वर्ग का अनुपात होगा ये भी क्या होगा, बराबर होगा। पर हमें इनसे कोई मतलब है नहीं, हमें बस इन दोनों से मतलब है, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू है, इसका निकालना है, इसका वैल्यू तो आराम से निकल जाएगा। जैसे देखो आपके पास एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो कि आपके पास 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार जरूर लिख लीजिएगा कि आपके पास यहाँ पे लिख लीजिएगा दिया है के बाद में यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है ABC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके पास एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है DEF का वैल्यू जो कि कितना दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, ये जरूर लिख लीजिएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज दिया हुआ है आपके पास 64, तो मैं लिख देता हूँ 64, ठीक ना। उसके बाद आपको इसका जो वैल्यू दिया हुआ आपके पास 121 है, बराबर में हो जाएगा BC का, तो BC का स्क्वायर का BC स्क्वायर है, तो क्योंकि यही निकालना हमें, ये आपको वैल्यू दिया है 15.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर में तो मैं इसको क्या 2 बार गुना लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख सकता हूँ, ठीक है, स्क्वायर इस कारण से। अब देखो मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या मैं इस 64 को 8 गुना 8 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 का स्क्वायर ही 64 होता है, ठीक है। 121 को मैं 11 गुना 11 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में हो जाएगा BC का स्क्वायर, बराबर में हो जाएगा इधर 15
15.4 गुना 15.4। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो इसके साथ और ये इसके साथ, तो इधर आपके पास बन जाएगा, देखोगे तो ये बन जाएगा 8 गुना 8 गुना 15.4 गुना 15.4। ये किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा BC² गुना 11 के। होगा कि नहीं? अब एक काम करो, BC को रन दो, 11 गुना 11 की इधर भेज दो। देखो ये दोनों गुना में तेरा के भागा में हो जाएगा, इधर आपके पास बन जाएगा, 8 गुना 8 गुना 15.4 गुना 15.4 भागा में 11 गुना 11 बटे में 20, इधर इक्वल में BC²। ठीक है, अब देखो ये आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं आपका। ठीक ना। अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से एगो पॉइंट को अगर मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे एगो 10 लग जाएगा, मैंने एगो का 10 लग जाएगा, यहाँ भी मैं हटा दूँ तो यहाँ पे और एगो 10 लग जाएगा। ठीक है, तो अब काट दो, देखो ये हो जाएगा 2 5 10, ये आपका 2 बार में जाएगा तो देखो यहाँ पे 77 हो जाएगा। फिर इसको फिर 2 5 10, ये फिर से आपका 77 हो जाएगा। अब देखो ये 11 7 77 आ गया, ये 11 7 77 हो गया। देख लो मैंने तोड़ के अगर लिखा इनको तो कितना आसान हो गया सिंप्लीफिकेशन में। तो यही होता है रूल, छोटे छोटे रूल आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर आपके पास बच गया 8 गुना 8 गुना 7 गुना 7 बटे में आपके पास इधर 5 गुना 5 बराबर में इधर क्या बच गया? BC²। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक वो समझ में आ गया। ठीक है, अब बाकी इसको आप लोग इसको इसके साथ गुना करके, इसको इसके साथ गुना करके, आपस में सबको गुना करके 5 को ये 5 इसको गुना भागा दे दीजिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। जैसे आपके पास 64 हो गया, गुना आपके पास ये आपके पास ऐसे 49 हो गया, बराबर में इधर 25 हो गया। ठीक ना, तो बराबर में BC²। बाद में इधर से क्या कीजिएगा, इधर रूट में भेज दीजिएगा, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब जैसे आप लोग इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो इधर रूट में आ जाएगा पूरा 64 इंटू का 49 इंटू का 25 बराबर में BC हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि यहाँ 60 वापस से तो 88 मैंने सबसे पहले क्या कहता है 64 को 88 में तोड़ा था, जिसका कोई काम नहीं लगा था। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि नहीं भी तोड़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 64 का 64 वापस से आ गया, तो आप लोग यहाँ पे नहीं भी तोड़ोगे इसको 88 में तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक ना, तो अब देखो इसको मैं अंदर में क्या लिख सकता हूँ, 64 को 8 का स्क्वायर इंटू में 14 लिख सकता हूँ, 7 का स्क्वायर बराबर में इसको 5 का स्क्वायर बराबर में BC। तो देख सकते हो यहाँ से ये 8 बाहर आ गया, इंटू का 7 बराबर हो गया, इधर 5 बराबर हो गया, बराबर में BC। अब यह हो जाएगा आपके पास, हो जाएगा इधर देख लो आपके पास 56 बटे में 5 बराबर में BC। अब इसको तो आराम से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं ना आपको। ठीक है, चलिए इतना बड़ा कैलकुलेशन को आप लोग और छोटा कर सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ आपको दिख रहा है कि स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर है, तो क्या मैं इन दोनों का मैं इस तरह करके होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। और आपको पता है कि स्क्वायर इधर बराबर के इधर में आकर रूट में आ जाता है, यानी मैं इधर से लिख सकता हूँ रूट अंडर में 64 बाय में 121। ठीक है, इधर बची आपके पास BC बाय में 15.4। ठीक है, अब देखो यहाँ से रूट के अंदर में से बाहर अगर 64 आएगा तो वो 8 हो जाएगा, और ये आपके पास 121 अगर रूट के बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 11 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा BC बराबर में BC बटे में 15.4। ठीक है, अब यहाँ से बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो देखो आपके पास इधर क्या बच जाएगा, 8 इंटू का 15.4। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा BC इंटू का 11। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 8 इंटू का 15.4 बाय में ये 11 जो है आपका इधर आके भागा में हो जाएगा, तो ये भागा में लिख देता हूँ मैं, बराबर इधर क्या बचेगा BC, भागा दो इसको, 11 1 11, कितना बचा? 4 बचा, इधर आ गया जगह 4, क्योंकि 1.4 आएगा। अब जब आप लोग 1.4 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 का 2, हाथ में रहा 3, और इधर 8 1 8 8 3 11, तो वही देखो 11.2 ये BC का वैल्यू आ गया। तो ऐसे भी आप लोग सिंपली बना सकते हो, या उस प्रकार लंबा करके बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जो आपके पास 34 नंबर का प्रश्न उसमें लिखा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। यानी सपोज दैट कि मैं इस बिंदु को A मान लूँ, यानी कि यहाँ पे कोई A बिंदु है और इस बिंदु को मैं कोई B मान लूँ। ठीक ना, इन दोनों का अगर मैं मिला दूँ, ठीक ना, तो इन दोनों का बीच में जो है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ,
इस बिंदु यहाँ बीच में जो बिंदु है, इस बिंदु से आपका एक्स एक्सिस से गुजर रहा है, ठीक ना, एक्स अक्ष गुजर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि क्या कर रहा है, देखो एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतनों से समदूरस्थ है। यानी कि ये वाला जो बिंदु होगा, ये जाहिर सी बात है कि एक्स अक्ष में होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो एक्स अक्ष पर होगा, यानी कि ये इस बिंदु से क्या हो रहा है कि एक्स अक्ष गुजर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स अक्ष का ये बिंदु, यानी कि जाहिर सी बात है आपको पता है कि एक्स अक्ष का जो बिंदु होता है वो हमारा क्या होता है, एक्स, 0 होता है। वाई अक्ष का जो होता है वो आपका होता है 0, y होता है। आपको आई होप कि पता होगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। ये 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ ए का वैल्यू जो कि आपके पास है 2, -5, और ये आपके पास है -2, 9, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इस एक्स का मान, ठीक ना, या फिर बोलो कि आपको इस बिंदु का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ एक्स निकालना है, क्योंकि भाई साहब वो वाई का मान तो 0 है, तो ये क्या निकाले हम लोग, ठीक ना। आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है ना आपको, एक्स का वैल्यू निकाल दोगे, बस पुट कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, समझे ना। क्योंकि एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आपका वाई एक्सिस होगा वो 0 होगा। तो वाई का मान तो भाई निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पता है ऑलरेडी कि 0 होगा। तो एक्स का वैल्यू खाली निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले लिखो दिया है लिखो, या फिर ऐसे लिख लो दिया है, या फिर लिख दो माना। सबसे अच्छा रहेगा माना लिखो। माना जो आपके पास माना एक्स अक्ष पर बिंदु जो आपके पास इस बिंदु को मैं ओ मान लेता हूँ। एक्स अक्ष पर बिंदु ओ जिसका निर्देशांक है x, 0, जो आपके पास बिंदुओं कौन सा बिंदु, ये बिंदु ए जो जिसका निर्देशांक आपके पास 2, -5, और आपके पास कौन सा बिंदु है, और आपके पास ये बिंदु बी है, जिसका निर्देशांक 2, -9 है, ठीक ना। बिंदु इतना और इतना को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर बोलो कि इतना इस बिंदु और इस बिंदु को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक ना। या फिर यूं याद रखना कि इन दोनों बिंदु से समदूरस्थ हैं। आप लोग ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। लैंग्वेज सब आपका है, बस एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि बच्चा क्या लिखा है, बाकी सब आपको फुल नंबर देगा, ठीक है ना। तो अब आपको जैसा कि मैंने बोला कि भाई साहब ये बीच में है इन दोनों का, यानी जाहिर सी बात है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस समान होगा। तो मैं वही लिखने वाला हूँ प्रश्नानुसार जाहिर सी बात है कि जो आपके पास AO का डिस्टेंस होगा किसके बराबर होगा, आपके पास OB के बराबर होगा, ठीक है। अब बस दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, AO का और आपके पास OB का जो आपके पास जो आपका दूरी होगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो दूरी सूत्र हम लोग AO के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक ना। तो AO के लिए यूज करेंगे तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा OB के लिए जो आपका दूरी सूत्र होगा उसके लिए भी भाई सेम ही सूत्र होगा, x2 - x1। मैथ ही एक ऐसा चीज़ है जो किसी पर भेदभाव नहीं करता, सबके लिए बराबर है ना। यहाँ हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पे अंतर इतना होगा कि इस OA के लिए x2 और x1 का वैल्यू, y2 y1 का वैल्यू वो अलग होगा किसके हिसाब से, OB के हिसाब से, क्योंकि ये अब हम लोग OB लेंगे इसके कारण से, ठीक है। तो इसके लिए x2 और x1 y2 y1 का वैल्यू अलग होगा, और इस AB के लिए x2 x1 y2 y1 के वैल्यू अलग होगा, कभी कंफ्यूज मत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग AO के बीच को पकड़ते हैं। तो AO को जब पकड़ेंगे तो मान लो ये आपके लिए x1 है, ये x2 है, ये आपके लिए आपके पास ये आपका ये मान लो x1 है, ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, ये आपके पास y2 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं x2 जो कि आपके पास कितना, यहाँ पे x है तो x ले देता हूँ, माइनस का x1 जो कि आपके पास 2 है, तो ये आपके पास होल स्क्वायर बन गया, माइनस का ये प्लस हो गया। ये आपके पास y2 का वैल्यू जो कि 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, माइनस का y1 जो कि आपके पास -5 है, तो ये माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का आपके पास यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, O और इस B के बीच को पकड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो अब आप लोग चाहो तो यहाँ पे देख लो, पहले से इसको हम लोग x2 इसको y2 मान चुके, तो इसको आप लोग x1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y1 मान लो, ठीक है। इसको x1 इसको y1 मान लो, या फिर आप लोग चाहो तो इसको फिर वापस से इसको आप लोग x1 y1 मानो, इसको आप लोग x2 y2 मान लो, आपकी मर्जी।
तो पहले से इसको मैं 2 मान चुका तो 2 ही मान लेता, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा गेजे वेजे हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, समझे ना। बस याद रखिएगा x2 x1 इस समय कन्फ्यूज नहीं होना है, समझे ना। तो इसके लिए अगर मैं बात करूँ इस OB के लिए, यानी कि इनके बीच के लिए जो x2 का वैल्यू है, मैंने फिलहाल अभी इसी को रखा हुआ है, तो इसके लिए भी x ही है। माइनस का जो x1 का वैल्यू जो कि आपके पास -2 पहले से माइनस है तो हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास y2 का जो वैल्यू होगा इसके लिए जो कि आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है और वहाँ पे -y1 का वैल्यू जो कि 9 है, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बस आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, तो जैसे सॉल्व करोगे आप लोग तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो जैसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो जाएगा आपके पास a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि b के यहाँ पे 2 है और a के आपके पास x है, और हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू का ab, क्या होता है -2 इंटू का a इंटू का b होता है। तो -2 का तो 2 ही है आपके पास, ठीक है। और a का वैल्यू कितना है आपके पास x है, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू का a का वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा x इंटू का b जो कि आपके पास कितना हो जाएगा 2, तो क्या जाएगा 2 दूना 4, यानी कि हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। और ये आपके पास 0 + 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यानी कि प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को किसी तरह की चिंता परेशानी दुख पीड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, +b का होल स्क्वायर लाएंगे तो हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 4 प्लस का हो जाएगा फिर से अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास x, यहाँ पे x 2 इंटू का हो जाएगा a इंटू b हो जाएगा, तो 2 तो है ही, उसके बाद फिर यहाँ फिर से 2 है b का मान और a का मान x है, तो हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो देखो क्या था आपके पास 2ab होता है, और देखो आपके पास 2 का 2 इंटू a का क्या आपके पास मान, देख लो a का मान आपके पास कितना है x है, तो मैं x लिख देता हूँ, इंटू का b जो कि आपके पास कितना है 2 है, 2 लिख देता हूँ, तो 2 × 4 हो गया 4x, तो मैं वही बोल रहा था यहाँ हो जाएगा 4x प्लस देख लो यहाँ पे हो जाएगा -9, तो -9 का स्क्वायर करोगे तो वापस से आपका क्या हो जाएगा, ये 81 ही आएगा, पॉजिटिव में निकलेगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो जब आपके पास प्लस का यहाँ हो जाएगा 81। आप देख लो सबसे बड़ा दिक्कत कर रहा है ये वाला रूट, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं हम लोग, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, बहुत को क्या करते हैं वाला पहले लिख लेता है, तो कोई दिक्कत है नहीं, समझो कॉन्सेप्ट कि आखिर वर्क क्यों करते हैं। तो वर्क करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रूट का रूट रह जाएगा, हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस का आपके पास हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 4x प्लस का 25, इसका आपका स्क्वायर कर दोगे, वर्क का मतलब स्क्वायर ही ना होता है, इसका फिर से जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 4, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देता, 2 का स्क्वायर 4, ठीक ना, प्लस का 4x, तो बोल गए कहाँ से आया, समझ में नहीं आ रहा है सर। अरे समझो, अब देखो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, आपको पता है रूट और स्क्वायर कट जाता है आपस में, ठीक है। तो देखो अब आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास x स्क्वायर, ठीक ना। अब देखो यहाँ बचा माइनस का 4x, मैंने 4x को पहले लिखा है और माइनस का 4x को, अब देखो 4 और ये 25 को जब जोड़ोगे तो हो जाएगा प्लस का 29 हो जाएगा, क्लियर हो गया। यहाँ आपके पास बच गया x का स्क्वायर, यहाँ तक आपको क्लियर है। उसका देखो ये 4 और 81 को जोड़ोगे तो 85 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 4x प्लस का 85। आप देखो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देख लो ये प्लस का x स्क्वायर प्लस स्क्वायर दोनों कट जाएगा, इधर जाके माइनस हो तो आपस में कटेगा, तो मैंने पहले काट दिया। इधर बची आपके पास -4x प्लस का 29 बराबर में हो जाएगा 4x प्लस का 85, यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो अब आपको क्या करना है कि देखो आप लोग क्या करो कि इसको उधर भेज दो और 85 को इधर लाते, इधर बच जाएगा 29 माइनस हो जाएगा 85 बराबर में इधर हो जाएगा आपके पास 4x प्लस का 4x, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो जैसे आप लोग इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जैसे माइनस करोगे इसको माइनस करो आप लोग तो देखोगे आप लोग 85 में अगर आप लोगों ने 29 को माइनस कर दिया तो 15 हो जाएगा, 15 यानी कि 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 यानी कि आपके पास 5 हो जाएगा, 56 हो जाएगा, फिर माइनस का 56 आ जाएगा बराबर में इधर हो जाएगा आपके पास 8x, 8×7 56 होता है, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का 7 बचेगा, यानी कि x का वैल्यू जाएगा माइनस का 7 निकल कर आ गया आपके पास। अतः लिख दो, अतः जो आपके पास x बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा आपके पास, x का वैल्यू खाली रख दो जो कि होगा -7, और यहाँ पे आपके पास पता है पहले से ये 0 है यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से, तो -7,0 ही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके पास 35 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न है, ट्रिगोनोमेट्री का है। आपके पास दिया हुआ है देख लो 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का cos स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो कैसे बनाना है आपको, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको दिमाग खराब नहीं करना है, बस आपको मान पुट कर देना है। 2 का 2 हो गया, tan 45 डिग्री वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा देख लो tan स्क्वायर है, तो यानी कि आपके पास tan 45 डिग्री वैल्यू तो 1 होता है, पर इसका स्क्वायर यानी कि 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है।
प्लस का आपके पास साइन स्क्वायर 45 दिया, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है और इसका आपको स्क्वायर लेना है। उसी प्रकार से माइनस, क्योंकि देख लो यहाँ स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे किसका tan cos 45 होगा, इसका भी वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर करो। सीधा सीधा देख लो कि ये वाला टर्म प्लस माइनस का तो डायरेक्ट खत्म हो गया, उतना आपको जोड़ घटा करने की जरूरत ही नहीं है। तो डायरेक्ट क्या बचा, देख लो ये 1 का स्क्वायर होने गया, 2 बच गया, सिर्फ 2 बच गया, यही आपका आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 35 नंबर का प्रश्न का। देखो अब जो आपके पास 36 नंबर का प्रश्न है, क्या लिखा है देखो, लिखा है कि एक वृत्त ए से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ए की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न। आपके पास एक वृत्त है और एक बाहर में कहीं पे ए बिंदु है। इस ए बिंदु से इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होगी उसकी जो लंबाई दी हुई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, मैं इसको पी मान लेता हूँ, ठीक है। इस बिंदु को पी से ए के बीच की जो दूरी दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुआ है। साथ ही साथ इस वृत्त का केंद्र से इस ए जो बिंदु है उसकी बीच की भी दूरी दे देगी, जो कि कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके पास क्या पूछा है कि इस वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आपके पास देखा है सीधा सीधी, तो आपके पास इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ओ पी पूछा है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो होता है ये 90 डिग्री कोण बनाता है, स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है। अगर हम लोग किसके साथ, अगर हम लोग उस जहाँ पे स्पर्श रेखा बन रहा है उस बिंदु को और इस वृत्त के केंद्र को मिला दे तो उस रेखा के साथ और ये स्पर्श रेखा आपस में हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो ये समकोण त्रिभुज बना। तो डायरेक्ट वही लिख लो कि समकोण त्रिभुज बना है, तो डायरेक्ट लिख दो कि समकोण त्रिभुज कौन सा, OPA में, OPA में, ठीक ना। या फिर ले लो समकोण त्रिभुज OPA से डायरेक्ट कर दो, ठीक, डायरेक्ट शॉर्ट में बन जाएगा। हमको क्या निकालना है, OP निकालना है, ठीक ना। तो ये आपके पास 90 डिग्री, यानी कि ये जो हो जाएगा ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। और इसको आप लोग चाहे लंब मान लो चाहे आधार मान, चलो मैं इसको आधार मान लेता हूँ, ये आपका आधार है और ये आपके पास लंब है। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर प्लस होता है आधार का स्क्वायर होता है। तो हमको क्या चाहिए, हमको आधार का वैल्यू चाहिए। तो लंब को इधर भेजोगे तो इधर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में आधार हो जाएगा, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो चूंकि आधार स्क्वायर होता है, स्क्वायर इधर का रूट हो जाएगा, यानी कि ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा वो कुल मिलाकर, ठीक है। क्या बन जाएगा, रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आधार स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर्ण लंब आधार नहीं लिखता, डायरेक्ट मैं भुजा का नाम लेता हूँ। तो कर्ण क्या आपके पास OA है, ठीक ना। सबसे पहले आधार लिख लेता हूँ, ठीक ना। तो आधार का वैल्यू क्या आपके पास OP है, मैंने वैल्यू क्या नाम, तो मैं लिख देता हूँ OP बराबर में क्या हो जाएगा, वही कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का पूरा आपका हो जाएगा रूट, ठीक ना। तो कर्ण क्या आपके पास देख लो तो OA है, तो हो जाएगा OA का स्क्वायर। उसके बाद आप लोग लिख दो माइनस लंब, जो कि आपके पास कितना है PA का, AP बोलो या फिर बोलो PA का हो गया स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास रूट, ठीक ना। बस मान पुट कर दो, OP का OP हो गया बराबर में रूट अंडर में OA क्या है आपके पास देख लो, OA का वैल्यू जो कि 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AP जो कि आपके पास कितना है 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो देख लो इधर हो जाएगा आपके पास OP, एक मिनट रुके, ये रहा OP बराबर में हो जाएगा आपके पास, ये रूट में हो जाएगा 25 माइनस का 16, तो OP बराबर में हो जाएगा 25 में अगर 16 गया तो आपके पास कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी कि जो OP का वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो 3 निकल कर आएगा, 3 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना निकल कर आ गया, 3 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो हमारे पास 37 नंबर का प्रश्न, उसमें क्या लिखा कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि एक वृत्त है आपके पास जिसका परिधि यानी कि 2πr का वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि एक वृत्त को आप लोग 4 भाग में बांट दो तो प्रत्येक भाग आपका क्या होता है, एक चतुर्थांश कहलाता है। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं। डायरेक्ट चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा दो, जो कि आपके पास होता है 3 होता है आपके पास πr² बटे में आपके पास होता है 360 इंटू का 90। ये जो 90 बेसिकली यहाँ पे थीटा होता है। थीटा कौन सा होता है कि यहाँ पे जो एंगल बनता है वो वाला, तो ये आपका 90 डिग्री होता है, आपको पता है। प्रत्येक चतुर्थांश का जो एंगल होता है यहाँ पे ये वाला एंगल वो 90 डिग्री होता है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तब ना सब मिला के 360 डिग्री होगा। तो ये फॉर्मूला लगा लो, चाहे क्या कर लो कि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, और चूंकि आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चतुर्थांश क्या होता है, एक वृत्त का चौथा भाग होता है, तो इसको डायरेक्ट 4 से भागा दे दो, तो ये भी आपका सही है। तो जौन सा आप लोग लगाना चाहो उससे बन जाएगा। पर दिक्कत ये है कि दोनों का यूज करने के लिए आपको r का वैल्यू चाहिए, तो r का वैल्यू कहाँ से निकलेगा, इस परिधि से निकल जाएगा। देखो सबसे पहले को दिया है 2πr बराबर में 22, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, 2π को उधर भेज दो, या फिर एक काम करो, सबसे अच्छा बताते हैं उपाय हम, देख लो। सबसे पहले क्या करो,
कि 2 को उधर भेज दोगे तो इधर क्या बच जाएगा, पाई आर बटे में हो जाएगा, इधर हो जो भागा में आ जाएगा, यानी कि 2 भागा में 22 भागा में 2 हो जाएगा। इसको काट दो तो 11 आ गया। यानी कि आप क्या करो, पाई का मान पुट कर दो तो 22/7 आर इक्वल टू हो जाएगा 11। आप क्या करो, आर को रहने दो, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, देख लो गुना है तो इधर जाके भागा में आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी कि 11 भागा में हो जाएगा 22/7। अब इसको जब पलट दोगे, देख लो इसको जब आप लोग पलट दोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा आर का वैल्यू 11 इंटू का हो जाएगा आपके पास 7/22, तो हो जाएगा 11 के 11, 11 दूना 22, यानी कि देखा जाए तो टेक्निकली आर का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो 7/2 सेंटीमीटर निकल कर आ गया। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? अब आर का वैल्यू निकल गया तो आप लोग चाहे दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का उपयोग कर लो। चलो मैं ये बड़ा वाला उपयोग करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना प्रश्नानुसार या फिर डायरेक्ट लिख देना, यहाँ पे लिख लेना आप लोग वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर में ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना, या फिर आप लोग इसका उपयोग करोगे तो ये वाला पुट कर देना, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा 360 इंटू का 90। आप मान पुट करो, जो कि होता है पाई का वैल्यू होता है 22/7 का 22/7, ठीक ना, इंटू का आर का वैल्यू जो कि आपके पास 7/2 आया है, तो इस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास बटे में 360 डिग्री हो जाएगा इंटू का 90। किसी को कोई दिक्कत, कौन तरह का कोई परेशानी नहीं है आपको? ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो सीधा सीधे आपको दिख रहा है कि नहीं, आपको पता है कि 9 से डायरेक्ट काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, क्योंकि 90 चौके 360 होता है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, देख लो सबसे पहले तो यहाँ पे 22/7, ठीक ना, इंटू का इसको कर दो तो हो जाएगा 49/4। किसी को कोई दिक्कत? बटे में इधर क्या हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। तो 4 को जैसे ऊपर लेके जाओगे आप लोग तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो आपके पास जैसे 4 को आप लोग ऊपर लेके जाओगे, मैं यहाँ बना देता हूँ, या फिर चलो यहीं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो हो जाएगा आपके पास 22/7 इंटू का 49/4 इंटू का 1/4 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो ये कट जाएगा, 2 11 बार में हो जाएगा, ये 2 दूना 4 कट जाएगा, ठीक है, 7 7 49 तो जाएगा 11 7 77/4। अब इसको आप लोग भागा लगाओ तो देखो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है आपके पास, यहाँ पे 4 दूना 8 होगा, ठीक है, तो 77/8। इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तकरीबन आपके पास 9.625 इस तरह करके कुछ आएगा। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेने एक बार, ठीक है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आपके पास 38 नंबर का प्रश्न, उसमें लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक भाज्य संख्या प्राप्त करने की। भाज्य संख्या प्राप्त करने का मतलब ये है कि भाई साहब सबसे पहली बात तो आपको एक पासा आप लोगों ने बाय होप की देखा होगा, लूडो गोटे खेला होगा, तो उसमें 6 चीज़ें होती है। क्या कहते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक है, 6 चीज़ें होती हैं। 6 में से जो आपका अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है आपके पास, देखो तो आपके पास कौन कौन है, 2 है, आपके पास 3 है, और डैट देखो 5 है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या क्या क्या है आपके पास। तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे कि डैट लिखो, मैं लिख देता हूँ पासे में कुल अभाज्य अंकों की संख्या कितनी होगी। पासे में कुल अभाज्य अंक कितने हैं, देख लो 2 है, 3 है और 4, यानी कि 3 है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेना कितना है आपके पास कितना है, 3, ठीक है। और उसी प्रकार से लिख देता हूँ पासे में कुल अंकों की संख्या, उस पासे में कुल कितने अंक है, तो देख लो 6 अंक है, तो मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ। तो आपके पास पता है कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता किसका, प्रायिकता, तो डायरेक्ट लिख दो अभाज्य संख्या की प्रायिकता या अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है कि जिसका आपको प्रायिकता निकालना है उसको आपको ऊपर में लिखो और बटे में कुल कितने परिणाम हो सकते हैं उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग क्या हो जाएगा कि आपके पास आपको किसका निकालना है कि पासे में कुल अभाज्य अंकों की संख्या में प्रायिकता निकालना है। तो यही चीज़ आप लोग हुबहू उतार दो यहाँ पे, 500 में कुल अभाज्य संख्या 500 में कुल अभाज्य अंकों की संख्या बटे में क्या हो जाएगा, कुल संख्या, या फिर लिखो पासे में कुल संख्या, कुल अंकों की संख्या, ये आप लोग लिख लेना। तो डायरेक्ट में कर देता हूँ, जो कि आपके पास यहाँ पे कितना है, मतलब क्या हो जाएगा कि पासे में कुल अभाज्य अंकों की संख्या कितनी, 3 है, ठीक है। बटे में आपके पास पासे में कुल अंकों की संख्या कितनी, 6, बस जो काट होती है 3 दोनों 6, यानी कि 1/2 आपके पास निकल कर आ गया प्रायिकता।
उसी प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न में सेम है, देख लो, लिखा कि एक विषम संख्या आने की प्रयत्न। तो इसी प्रकार से लिखो कि पासे, इस तरह से लिखो, पासे में कुल, यहाँ पे बस क्या लिख देना है, विषम अंकों की संख्या, विषम अंकों की संख्या। तो विषम कौन कौन है देख लो आपके पास कि क्या क्या है, 3 है। उसके बाद देखा जाए तो आपके पास विषम कौन कौन है, 1 है, ठीक ना, ठीक। और कौन आपके पास 3 है, उसके बाद कौन आपके पास 5 है, 3 है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी कि पासे में कुल विषम अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। उसी प्रकार से पासे में कुल अंकों की संख्या, जो कि हर बारी की तरह 6 ही है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखना, प्रायिकता निकालने के लिए क्या लिखोगे कि पासे में कुल विषम संख्या की प्रायिकता बराबर में क्या हो जाएगा, वही ये वाला जो आप लोग लिखोगे, यहाँ पे सेंटेंस उतार देना ये वाला कि पासे में कुल विषम अंकों की संख्या, जिस तरह से यहाँ पे लिखा उसी प्रकार से बटन में लिख देना कि पासे जो आपका होता है ना, जो कि पासे में कुल अंकों की संख्या, तो लिख देना पासे में कुल विषम अंकों की संख्या कितनी, 3 है, तो मैं 3 लिख देता हूँ। बटन में ये कितना है, 6, तो वही वापस से 1/2 आ गया आपके पास, तो ये भी आपके पास 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब जो आपके पास यहाँ से जो क्वेश्चन शुरू होता है, देखो ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का है, देखा जाए तो जनरली 3 नंबर का है, ठीक है ना। आपको 6 प्रश्नों का आंसर देना है। तो देख लो, जिसमें सबसे पहला प्रश्न 39 नंबर का प्रश्न लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि आपके पास 3 + का 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है कि जो चीज़ आपको दिया हुआ है अपरिमेय सिद्ध करने को, उसको परिमेय मान लो, उल्टा मान लो। तो डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, माना 3 + का 4√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जब हमने इसको परिमेय मान ही लिया है, तो परिमेय जैसा इसको बिहेव भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसी कारण से हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो होगा 3 + का 4√5 परिमेय है, तो इसको हम लोग आराम से P/Q के रूप में लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो अब एक चीज़ याद रखना कि कोई भी परिमेय संख्या अगर P/Q के रूप में है तो कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है कि देख लो कि जो आपके पास P और Q होता है, क्या होता है कि P और Q जो पूर्णांक होता है, क्या होता है, जो पूर्णांक होता है, तो P और Q पूर्णांक होता है, साथ ही साथ, तो मैं डाल देता हूँ, पूर्णांक के साथ क्या होता है, वो सहभाज्य होता है। सहभाज्य होने का मतलब है कि उसका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तथा साथ ही साथ सहभाज्य क्या होता है कि वो सहभाज्य होता है। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि इन दोनों का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। समझ में आ गया ना। जैसे कि अगर 2/3 में बात करूं तो देख लो, इसका और इसका एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक ना। तो ये हो गया आपके पास परिमेय का फॉर्म, ठीक ना। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग पढ़ोगे कि सर 4 और 6 का मैं बात करूँ तो ये तो आपका एक नहीं है इसका, ठीक ना। इसका गुणनखंड तो 2 भी है, इसका भी 2 भी है, और तीनों है इसका, ठीक ना। तो बोले नहीं, इसको काटो पहले, 2 दूना 4, 2 3 6, तो काट पीट के जो बचता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक ना। अब मैंने जब पढ़ाया था तब आप लोगों ने आई होप कि देखा होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा मोड़ा सिंपल कैलकुलेशन करते हैं। 4√5 कराना है तो इधर बच गया PQ - 3, 4√5 बराबर में हो जाएगा, इसको आप लोग Q LCM में लो तो आपके पास क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा आपके पास हो जाएगा PQ - 3Q। अब यहाँ से 4 को भागा में ले जाओ तो बच जाएगा सिर्फ √5 बराबर में बच जाएगा 4Q - 3Q बटे में आपके पास क्या आ जाएगा, 4 भागा में आ जाएगा 4Q। आएगा कि नहीं, क्योंकि देखो आपके पास देखा जाए तो जनरली मैं बात करूँ तो देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे 4Q - 3Q बटे में Q आएगा। तो ये 4 इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि भागा में 4 आ जाएगा। तो 4 को जैसे ऊपर भेजोगे तो ये इंटू का 1/4 होगा, डायरेक्ट में लिख सकता हूँ इसको, वही वाला 4Q। तो मैंने वही किया। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, देख लो, चूँकि जो यहाँ पे आपके पास ये वाला है PQ - 3Q बटे में आपके पास 4Q। आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग P और Q का कुछ भी मान रखोगे तो ये आपका क्या निकलेगा, परिमेय संख्या ही निकलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ PQ एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि ये वाला अगर परिमेय संख्या है और ये देख लो कि ये इसके बराबर है, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये परिमेय तो ये भी परिमेय होना चाहिए, क्योंकि ये बीच में क्या आपस में बराबर है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि इसीलिए जो आपके पास √5 है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। पर अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो √5 होता है वो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होता, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। और जब यह अपरिमेय संख्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, अतः
जो आपके पास ये वाला है पी क्यू माइनस का 3, अतः जो हमारे पास है ये आपका पी क्यू माइनस 3 क्यू बटे में 4 क्यू एक अपरिमेय संख्या होगा। और इसलिए जो आपके पास 3 प्लस का 4√5 है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। मैंने क्या क्या समझो, सबसे पहले तो आपको पता है कि ये वाला परिमेय संख्या, क्योंकि कुछ भी रखोगे तो परिमेय होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये जब परिमेय संख्या निकल गया यानी कि जाहिर सी बात है कि ये भी परिमेय होना चाहिए क्योंकि आपस में बराबर है। तो मैंने वही लिखा कि ये परिमेय संख्या है इसलिए ये भी √5 भी एक परिमेय होगा। परंतु हमको वास्तव में पता है कि जो √5 होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो जब ये अपरिमेय संख्या है यानी कि जाहिर सी बात है कि ये जो हम लोग अभी तक मान के चल रहे थे कि ये परिमेय संख्या होगा तो ये गलत है। ठीक ना, समझ में आ गया आपको, क्योंकि ये अपरिमेय है तो यानी कि ये भी अपरिमेय होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये वाला क्या हो जाएगा कि एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और आपको पता है कि ये वाला कहाँ से आया हुआ है, इससे आया हुआ है, इसी को सिंप्लीफाई करके आया हुआ है। तो भाई साहब इसी कारण से क्या हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई साहब हम लोगों ने गलती से इसे परिमेय संख्या के रूप में मान लिया था, पी बटे क्यू के रूप में मान लिया था। तो आप लोग इस तरह करके लिख सकते हो, यहाँ पे √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद आप लोग लिख सकते हो अतः यह हमारे कल्पना का विरोधाभास है। अतः जो आपके पास 3 प्लस का 4√3 5 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास अपरिमेय संख्या होगा। तो ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जो आपके पास 40 नंबर का प्रश्न, उसमें क्या रहेगा, समीकरण के युग्म ये और ये को ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये और ये ना दिया हुआ है आपके पास x माइनस वाई प्लस का 1 दिया हुआ है जो कि 0 के बराबर में है। और आपके पास दिया हुआ है 3x प्लस का 2y बराबर माइनस का 12 बराबर में 0 दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे आप लोग, एक काम करो, समीकरण नंबर 1 इसको 2 मान लो। सबसे पहले हम लोग समीकरण नंबर 1 का काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 से, जो कि आपके पास है x माइनस का y प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, इसको एक ऐसा बुद्धि लगा के बनाते हैं। कैसा, सो देखो एक काम करता हूँ मैं, इस y को उधर भेज देता हूँ। इधर क्या बन जाएगा x प्लस 1 बराबर में इधर y बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत है ना, तो बस इसको भी रहने दो आप लोग। ठीक है, अब जब आपका ये निकल गया है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, इसको ऐसे करके घर बनाओ। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, 2 को मान निकालना है, इसको ऐसे करो, यहाँ मैं x रहता है यहाँ y लिखता हूँ। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे x का मान अगर मैं 0 रख दूँ तो y का मान कितना होगा, जाहिर सी बात है 0 + 1 1 हो जाएगा, यानी y का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक बार x का तो मान मैंने 0 रख लिया, अब मैं क्या करता हूँ y का मान एक बार मैं 0 रख देता हूँ। y का मान जब मैं 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना होना चाहिए, जाहिर सी बात है कि x का मान -1 होना चाहिए। ठीक ना, तब नहीं ये -1 + 1 0 होगा। तो ये जो x का वैल्यू होगा इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए या तो हम लोग x 0 रख सकते हैं, हम लोग 0 रखेंगे तो हम लोग का संतुष्ट हो जाएगा, जो कि y का मान तब हमको 1 रखना पड़ेगा, तब ये आपस में संतुष्ट हो जाएगा। या फिर अगर हम लोग x का मान अगर -1 और y का मान 0 रखें तो भी संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से मैं यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, समीकरण 2 से लिखने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0 है। तो इसको आपको क्या करना है, देख लो, एक काम करता हूँ, 2y को मैं उधर भेज देता हूँ, उधर हो जाएगा आपके पास 3x माइनस का 2y बराबर में हो जाएगा माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस है तो ज़्यादा लोचा लग रहा था, एक काम करो माइनस को रहने दो आप लोग, एक काम करो, या फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग फिर भी कर लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे, हम लोग काम तेज़ है क्या, बहुत तेज़ हम लोग है ना। तो देखो ये आपका x और y, तो x का वैल्यू अगर मान लो हम लोग 0 रख दें किसी तरह से, तो y का वैल्यू कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि y -12 हो जाएगा। देख लो तो फिर y का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो देख लो अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, तो हो जाएगा ये -12 हो जाएगा। यहाँ देख लो तो यहाँ -12 बन जाएगा, यानी कि 6 का वैल्यू अगर हम लोग y का वैल्यू अगर 6 रख दें किसी तरह से तो ये -12 हो जाएगा, और इधर भी -12 होता है, -12 इक्वल हुआ। हाँ, तो यानी कि 6 का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा हमको, प्लस का 6 रखना पड़ेगा अगर हम लोग x का वैल्यू 0 रखते हैं। तो सोच के देखना घर में। ठीक है, अब y का वैल्यू अगर हम लोग 0 रख देते हैं तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये कब पूरा 0 होगा, जाहिर सी बात है कि इधर जब आपका प्लस का 12 होगा तब ना +12 और -12 मिलकर 0 हो जाएगा। तो +12 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान 4 रखना पड़ेगा, 4 × 12 होता है ना, तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग अब ग्राफ विधि से हल करने को बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले काम करता हूँ मैं इस प्रकार से, यहाँ तक समझ में आएगा आपको कि ये आपका 0 वाला पॉइंट है, यानी कि अगर बात करो तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,0 होगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं, हमें इनसे मतलब है। ठीक है, तो देखो आप पॉइंट को ढूंढो,
इस समीकरण के लिए मैं बात करूँ तो क्या है आपके पास, सबसे पहले नामकरण कर देता हूँ। ये आपके पास कितना है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ठीक है। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 है। ये आपका x है, ये आपके पास x डैश है, ये आपके पास y है और ये y डैश है। ये आपके पास -1 है, ये आपके पास -1 है, -2 -3, ठीक है। तो देखो आपको क्या है इसमें, देखो x का वैल्यू 0 लेना है और y का वैल्यू 1 लेना है, यानी कि x का वैल्यू 0 लेना है, ठीक ना। 0 यहाँ पे ये 0 नहीं है, ये वाला 1 है, ठीक ना। 0 लेना है और y का वैल्यू 1 लेना है। कितना लेना है, 1 लेना है, यानी कि यहाँ पे पॉइंट वहाँ होगा, ठीक ना। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलिए अभी यहाँ पे देखो और एक पॉइंट क्या आपके पास, x का वैल्यू -1 लेना है, यानी कि जो x का वैल्यू आपके पास -1 लेना है, साथ ही साथ क्या लेना है, y का वैल्यू 0 लेना है, यानी कि देखा जाए तो आपके पास पॉइंट तो यहाँ पर होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, इन दोनों पॉइंट को मिलाकर एक में लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट को मिलाकर अगर आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो बहुत अच्छा से बनेगा, बहुत ही अच्छा से बनेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन बन गया वो किसके कारण आया हुआ है, इस इक्वेशन का है। क्या किसकी इक्वेशन का आपके पास है x माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। इस इक्वेशन का इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो इक्वेशन मैंने पॉइंट सब निकाला किससे निकाला, इसी को हल करके निकाला हुआ है। तो ये जो लाइन निकला वो इस इक्वेशन का लाइन निकला, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए लाइन खींचेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लेना है, x का वैल्यू पहले 0 लेना है, फिर y का वैल्यू 6 लेना है। यानी x का वैल्यू आपके पास 0 है, y का वैल्यू आपके पास 6 लेना है, यानी कि पॉइंट आपके पास यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है ना, यहीं पे कहीं पे कहीं होगा। अब आपके x का वैल्यू 4 लेना है, यानी कि x का वैल्यू आपके पास 4 लेना है और y का वैल्यू 0 लेना है, कि पॉइंट आपके पास यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। अब दोनों क्या करो, आपस में मिला दो। 0 0 लेने पर क्या होता है पता है, पॉइंट सब एक जगह होता है तो दिखने में आसानी होता है, समझने में आसानी होता है, ठीक है। तो देखोगे तो ये करीबन देखोगे तो ये यहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो पॉइंट इसका आ रहा है वो आपका जो बनेगा वो x एक्सिस में देखा जाए तो 2 आ रहा है और y एक्सिस में 3 आ रहा है। तो यानी कि देखा जाए तो इस समीकरण का जो हल होगा वो यहाँ पे है, ठीक ना, इस पॉइंट का होगा, ठीक ना। समझ में आ गया आपको, देख लो अब थोड़ा सा ग्राफ ठोका आप लोग। तो आपको क्या समझ में आ गया यहाँ से कि जो आपके पास x का वैल्यू निकल कर आ गया वो 2 निकल कर आ गया और y के वैल्यू 3 निकल कर आ गया। इस प्रकार से ग्राफी विधि से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक इक्वेशन को लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग x और y का वैल्यू इस प्रकार से तुलना करते हैं कि अगर x का वैल्यू ये रखे तो y का वैल्यू क्या होगा, ये रखे तो ये क्या होगा, इस प्रकार से रखते हैं। 0 0 रखने का जान के रीजन क्या, ताकि आपका पॉइंट जो है वो आसानी से ढूंढने में आसानी हो, समझे ना। और 0 रखने से क्या होता है कि सोचने में आसानी होता है। उसी प्रकार से इससे आप लोग देखा इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से 2 पॉइंट मिला है, वो यहाँ और यहाँ, तो इसको मैंने एक लाइन खींच दिया, तो ये वाला लाइन बना वो इस इक्वेशन के लिए बना, ठीक ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से एक इक्वेशन के लिए ये वाला लाइन बना, ठीक ना, जिसमें ये वाला लाइन बना आपका। तो इस लाइन को मैं नाम लिख देता हूँ, जो कि आपके पास है 3x प्लस का 2y माइनस का 12 = 0। तो ये वाला लिख दीजिएगा, ठीक ना, कि ये वाला जो लाइन है वो इस इक्वेशन का है, ये लाइन इस इक्वेशन का है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया जो कि आपका करीब ये 2 और 3 के बीच में है। तो आप लोग देखिएगा ग्राफ कॉपी में एकदम फिक्स बनेगा अच्छा से। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से बनाना है, ठीक है। पास 41 नंबर का प्रश्न है, ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ये है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, उसका सारोत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास क्वेश्चन में दिया है कि कोई एपी है जिसका 17वां पद, यानी कि देखो 17वां पद का मतलब क्या होता है, A17, जो कि कितना किसके बराबर में है, 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि A10 जो कि 10वां पद होगा उससे 7 अधिक है। तो आपको क्या निकालना है, आपको डी का वैल्यू ज्ञात करना है, सारोत्तर ज्ञात करना है, आराम से निकलेगा। आपको पता है कि A17 का जो वैल्यू होता है वो होता है A प्लस का 16D होता है। बस क्या होता है कि 17 यहाँ पे तो 16 होगा, एक कम होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर इसकी मैं बात करूँ तो क्या होगा, A + 9D होगा, क्यों क्या होगा, यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 9 होगा, ठीक है। प्लस का 7 बराबर में यही होगा, इधर कुछ नहीं, ये निकालना है। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि ये ए और ये खत्म हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके पास क्या बच गया, देखो इस 9 को मैं इधर लाता हूँ तो क्या बचेगा, 16D माइनस का 9D बराबर में 7। अब इसको सॉल्व करो तो देखोगे आपके पास कितना बच जाएगा, आपके पास 7 बच जाएगा, 7D हो जाएगा, 7D बराबर में 7 7 7 कटा तो क्या बच जाएगा, डी का वैल्यू 1। तो ये आपका सारोत्तर का वैल्यू निकल कर आ गया। देखो कितना सिंपल सा प्रश्न था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आपके पास 42 नंबर का प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न लिखा है कि एक अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें बिंदुओं इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। यानी सीधे बोलो को आपके पास कोई ए बिंदु है, ठीक ना, और आपके पास ए बिंदु जिसका निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है, आपके पास 1, -5, और एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, 5। सेम उसी प्रकार का प्रश्न थोड़ा देर पहले किया था। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको क्या करती है कि आपको ये जो आपका x अक्ष है वो इस रेखाखंड को कहीं पर विभाजित करती है। ये आपका x अक्ष का बिंदु, मैं इसको क्या मानता हूँ, O मान लेता हूँ। तो ये O बिंदु जो वो x अक्ष पर है, जैसे कि था x अक्ष पर तो वो क्या लेते थे हम लोग, x, 0 लेते थे, याद है ना, और y अक्ष होता तो y, 0 लेते, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ये
और ये का इसका अनुपात क्या है, यानी कि आपको बोलूँ तो M1 अनुपात M2 ज्ञात करना है, यानी कि M1 और M2 का अनुपात याद करना है कितना होता है, M1 और M2 का वैल्यू याद करना है। कैसे याद करोगे, तो देखो सबसे पहले लिखो माना x अक्ष पर बिंदु कौन O जिसका निर्देशांक है x, 0। जो आपके पास बिंदु कौन A जिसका निर्देशांक है 1, -5 और B जिसका निर्देशांक है तो आपके पास ये B है आपका, जो कि आपके पास -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा बाबू, विभाजित करती है। मैंने क्या लिख दिया कि ये x अक्ष पर एक बिंदु है जो कि O है, ठीक ना, जो क्या करते हैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, M1 और M2 अनुपात में विभाजित करती है। बस मैंने वही लिख दिया, हमको यही निकालना है तो कुछ तो मानना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं इसको M1 और M2 ही मान लेता हूँ, को M1 अनुपात M2 में विभाजित करती है। तो अब आप लोग कैसे बनाओगे, डायरेक्ट लगाना विभाजन सूत्र से, ठीक ना, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र आपके पास, आपको तो पता है, ठीक ना, तो हम लोग विभाजन सूत्र में किसका वैल्यू यूज करेंगे, देख लो आपको क्या क्वेश्चन में बोला है कि x अक्ष पर, ठीक ना, तो x अक्ष का वैल्यू किसका 0 होता है, y का 0 होता है, x अक्ष में y का वैल्यू 0 रखता है, तो हम लोग क्या करेंगे y का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो वाला 0 होगा उसका उपयोग करेंगे, ठीक है। यही प्रश्न आपका y अक्ष पर होता तो ये वाला बिंदु यहाँ पे क्या होता, आपके पास होता 0 होता, आपके पास 0, y होता, तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, x का फॉर्मूला यूज करते विभाजन सूत्र का, समझे ना, जो 0 होगा उसका उपयोग करते, ठीक है। तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे फिलहाल अभी y का, तो y बराबर में हो जाएगा आपके पास M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस का M2, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो देखो हमको पता है कि y का वैल्यू 0, इसलिए तो हम लोगों ने y को लिया है, तो 0 लिख देते हैं, बराबर में M1 का रन दो M1, क्योंकि उसका वैल्यू पता नहीं है। y2 का वैल्यू क्या है समझो, यहाँ पे हम लोग के लिए y2 का वैल्यू देख लो, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है, y2 है, ठीक ना, याद रखे बात। इन दोनों को x2 x1 y1 y2 लेना है, इसको नहीं लेना, ठीक, क्योंकि यही तो निकालना है हमें, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास x1 का वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है, इसको साइड में लिख लेना है एग्जाम में, ठीक ना, तो आपको एग्जामिनर समझेगा नहीं, बच्चा को अच्छे से आता है, समझे, साइड में कहीं लिख लेना ऐसे करके, ठीक है। आपके पास y1 का जो वैल्यू है वो आपके पास -5 है, y2 का जो वैल्यू है आपके पास कितना है, 5 है, ठीक है। आप पुट कर दो y2 का वैल्यू से, तो हमें ये x का तो फिलहाल इसका तो कोई काम ही नहीं है, तो इसको इधर वाला x का तो काम ही नहीं है, y का खाली काम है हमें, ठीक है। तो y2 का वैल्यू है आपके पास 5 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 M1, कोई दिक्कत है नहीं। M2 का M2 रहने दो। y1 का वैल्यू कितना है आपके पास, देख लो -5 है, तो मैं यहाँ पे -5 लिख देता हूँ, ठीक है, बटे में वही M1 प्लस का M2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो भाई साहब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0/1 को 0 ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये इसके साथ गुना होगा, यानी कि M1 प्लस M2 0 के साथ गुना होगा तो ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आपके पास 5M1, अब ये माइनस प्लस गुना होकर माइनस हो जाएगा 5M2, ठीक है। देखा जाए तो हमें क्या निकालना है, M1 अनुपात M2 निकालना है। M1 अनुपात M2 का मतलब होता है M1/M2, हमें M1/M2 निकालना है। किसी तरह से हमें M1 और M2 को बटे में लाना है, ठीक है। तो ये M1 को मैं रहने देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, देखो पहले सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, देखो समझो मेरे बात, मैं क्या करता हूँ इस माइनस में इधर भेज देता हूँ, 0 के इधर, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि बच जाएगा 5M2 बराबर हो जाएगा 5M1, ठीक है। हमें M1 अनुपात M2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इस M2 को भागा में ले जाता हूँ, क्योंकि देखो 5 के साथ गुना में है, तो इधर बच जाएगा 5 बराबर में हो जाएगा 5M1 बटे में हो जाएगा M2। अब 5 देख लो, इस M1 अनुपात M2 के साथ गुना में धरा के भागा में हो जाएगा, तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आपके पास बनेगा 5/5 बराबर में M1 बटे में M2, और यही तो हमें लाना था M1 बटे में M2, जो किसके बराबर में 5/5, यानी कि काटो तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 1 आएगा, यानी कि M1 अनुपात M2 का जो वैल्यू आएगा वो 1/1 आएगा। यानी यहाँ से आप लोग समझ में आ गया कि M1 का वैल्यू भी 1 है, M2 का वैल्यू भी 1 है, और अगर अनुपात पूछा इसलिए इसका क्या आंसर निकल कर आएगा, 1/1, ये आंसर हो जाएगा। समझे कैसे निकालना है इसको, इस प्रकार से बनाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपके पास 43 नंबर का प्रश्न है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है, लिखा हुआ है कि बिंदुओं आपका ये और ये से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपके पास दिया है बिंदु, दिया है एक ए बिंदु दिया है जो कि आपके पास दिया -5, 1,
बी बिंदु दिया जो कि आपके पास दिया 3, -5, सी दिया हुआ जो कि आपके पास दिया हुआ 5, 2। ठीक है, मैं त्रिभुज बना देता हूँ। ये आपके पास ए है, बी है, ये सी। यहाँ आप लोग निर्देशांक लिख लीजिएगा। ठीक है, जो है आपका लिख लीजिएगा। तो इसका आपको एरिया निकालना है, तो डायरेक्ट लिखिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है। तो फिलहाल सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ x1, x2 और x3 क्या है। सो x1 का वैल्यू कितना है देख लो, -5 है। x2 का वैल्यू 3 है। x3 का वैल्यू 5 है। उसी प्रकार से y1, y2, y3 का वैल्यू, इसीलिए इसको लिखना। y1 का वैल्यू कितना है -1, y2 का वैल्यू -5, y3 का वैल्यू 2। आप डायरेक्ट लिख दो त्रिभुज का, आप लोग पूरा लिखेगा। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 इंटू का x1 इंटू का होता है y2 माइनस y3 प्लस का होता है आपके पास x2 इंटू का होता है y3 माइनस का y1 प्लस का x3 इंटू का होता है, हाँ थोड़ा लंबा होता है, y1 माइनस का होता है y2। ये आपका फॉर्मूला था। बस इसमें अलाइन कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। ये 1/2 का 1/2, x1 का वैल्यू कितना है आपके पास देख लो, जो कि आपके पास -5 है। ठीक है, इंटू का y2 का वैल्यू कितना है आपके पास देख लो, आपके पास -5 है। ये आपके पास -y3 का वैल्यू कितना है आपके पास देखो 2 है, प्लस का देख लो कितना हो जाएगा आपके पास x2 का वैल्यू जो कि आपके पास 3 है, इंटू का y3 का वैल्यू कितना आपके पास 2 है, माइनस का y1 का वैल्यू कितना आपके पास ये -1 है। तो -1 मानी यहाँ भी -1 प्लस हो गया ना। ठीक है, चलो प्लस का x3 का वैल्यू कितना आपके पास 5 है। ठीक है, y1 का वैल्यू कितना आपके पास -1 है। ठीक है, और y2 का वैल्यू कितना आपके पास -5 है। तो माइनस मिल के फिर यहाँ प्लस हो जाएगा +5। किसी को कॉस्ट कोई परेशानी, थोड़ा सा समय ध्यान रखना पड़ता है। तो देखो ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस मिल के माइनस ही रहेगा, -7 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा -7 गुना का -5 गुना -7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, और प्लस का 35 हो जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 35। ठीक है, अदा क्लियर हो गया। प्लस ये देखो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 3, और फिर 3 गुना करो, 3 3 9 हो गया, कोई दिक्कत। प्लस देखो 5 है यहाँ पे, ये 5 घट जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा 4 गुना 5, 5 चौके 20 आ गया। अब काटो इसको 1/2, जोड़ दो इसको, तो 9 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। देख लो ये हो जाएगा आपके पास 4, 1 बचेगा तो हो जाएगा 5 और 6 64। काट दो इसको तो कितना बार में जाएगा, ये 2 3 6, 2 2 4, यानी कि 32 वर्ग मात्रक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, 32 वर्ग मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा मैंने इसका। तो ये आपका बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जो आपके पास 44 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। सिद्ध करना है आपको कि आपके पास 1 प्लस का साइन ए बटे में 1 माइनस का साइन ए, ये किसके बराबर है, सेक ए प्लस का टेन ए। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, जो कि आपके पास रूट अंडर का 1 प्लस साइन ए बटे में 1 माइनस का साइन ए। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, हर परिमेयकरण करेंगे। लिख लीजिएगा, हर परिमेयकरण करने पर तो क्या होगा आपके पास 1 प्लस का साइन ए बटे में जाएगा 1 माइनस का साइन ए इंटू का, हर परिमेयकरण में क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है वो यहाँ गुना हो जाता है। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन ए। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे जो साइन होता है उसका उल्टा होता है यहाँ पे, यानी कि प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हर परिमेयकरण में क्या होता है कि नीचे में जो हर में होता है उसका बस नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेके क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, इसको देखो सॉल्व करो आप लोग, तो देखो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सेम चीज़ है तो क्या हो जाएगा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि सेम ही चीज़ है तो ये आपके पास होल स्क्वायर में आ गया। ठीक ना, या फिर सीधा सीधी में बोलो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो। देखो दोनों ए है तो ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट मैंने स्क्वायर लिख दिया इसका। और देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बन रहा है आपके पास, देख लो यहाँ पे फार्मूला में बनता है a माइनस बी इंटू का a प्लस बी बराबर में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही मैं लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सीधा सीधी बात है। अब देखो ये हो गया 1 प्लस का साइन ए है। ठीक है, साइन ए का होल स्क्वायर बटे में देख लो, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर में होता है कॉस स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप देखो ये पूरा का रूट है, ठीक ना, पूरा रूट।
तो देख लो यहाँ से ये स्क्वायर में है तो ये बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा इधर ए, इधर आपके पास क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉस ए हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से मैं काम कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ मैं ये, अगर मैं इसको मैं 1 प्लस का कॉस ए प्लस का साइन ए बटे में कॉस ए लिख सकता हूँ। जी हाँ, एकदम लिख सकता हूँ। वापस से एलसीएम ले लो तो कॉस ए आ जाएगा और वापस से आपका ये बन जाएगा, ठीक ना। तो मैं इस कॉस ए को इसके साथ मैं तोड़ सकता हूँ इसे, ठीक ना। इसको एलसीएम भिन्न का जोड़ करो, देखना वापस आ जाएगा आपके पास वही, ठीक ना। यहाँ तक क्लियर हो गया आपके पास। अब देखो होता है आपके पास 1 बटे कॉस ए बराबर में होता है सेक ए, क्योंकि कॉस और सेक आपस में उल्टा होता है, तो सेक ए हो गया प्लस का साइन ए बटे कॉस ए टेन ए होता है। तो लीजिए आपके पास यही आपके पास बराबर हो गया RHS का प्रूफ। वाह, यही आपको लाना था ना, लाना था कि नहीं, आपको लाना था ना, तब फिर लाना था सेक के प्लस 10, तो आपके पास आ चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आपके पास 45 नंबर का प्रश्न, उसमें क्या लिखा है, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो आपको क्या करना है कि स्केल से आपको ये वाला 5 सेंटीमीटर माप लेना है। तो 5 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको छोटा मान लूँगा, मान लूँगा कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है। तो उसका क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना है। देखो मैं बनाता हूँ, ये आपका मैं सबसे पहले वृत्त बनाता हूँ। प्रैक्टिस छूट जाता है ना ये सब, तो ऐसा होता है। चलो ठीक है, ये आपका वृत्त का केंद्र था। कोई दिक्कत है आपको, इसको मैं O मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। आपको क्या करना है आगे प्रश्न में, देखो प्रश्न में आपको क्या कहा है, सो केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। यानी कि आपको इस केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, कितना दूर, 8 सेंटीमीटर दूर, समझे ना। तो 8 सेंटीमीटर दूर का मतलब क्या करो कि इस पॉइंट से आप लोग 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक 8 सेंटीमीटर दूर पर लाइन 8 सेंटीमीटर दूर तक खींचो इसको, ठीक है। किधर हो, इधर चाहे उधर किधर खींचो, मेरा इधर में खींच रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, खींच लेता हूँ। तो सपोज दैट कि ये आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं जान के छोटा ही ले रहा हूँ, 8 सेंटीमीटर है नहीं, 6 सेंटीमीटर का लमसम है, 6 से भी कम है, पर मान लो कि 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये आपका। इसको मैं मान लो कि इसको मैं P मान लेता हूँ, इस पॉइंट को। अब आपको क्या करना है कि इस पॉइंट से आपको इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करोगे, आप लोग डायरेक्ट स्केल लगा के खींच दोगे ऐसे करके, नहीं वैसे नहीं खींचना है। क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इन दोनों लाइन का मिड पॉइंट पता करना है। तो कैसे पता करोगे, नाप के स्केल से नहीं, क्या करना है सुनो, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा वो करीबन करीबन यहाँ पे होगा, सपोज दैट कि यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाल्टो को सेट करना है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्रकाल्टो को सेट करना है, ठीक है। कर लिया, प्रकाल्टो को सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस प्रकार से इस साइड में क्रॉस करना है, और ऐसा क्रॉस करना है कि इस बिंदु से और इस बिंदु से क्रॉस तो कट जाए, ठीक ना। क्रॉस करोगे तब, ठीक है, ये आपका कट गया, ठीक ना, ठीक है। और प्रकाल को मूव नहीं करना है, समझे ना, थोड़ा भी इधर हिलाइएगा नहीं इस टाइम पे, समझे ना। तो अब फिर ये क्या करो कि इसको ऐसे करके काटो, ये इसको फिर यहाँ से काट लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कटा है। अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जहाँ जहाँ कटा है उसको आपस में मैच कर लो। तो ऐसे करके मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके मैं मिला लूँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब ये जो जहाँ पे मिला है, इसको ये वाला जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का बीच का मिडिल पॉइंट होगा, समझे। तो आपको क्या करना है, इस मिडिल पॉइंट से आपको प्रकार का नोक रखना है, और ये वाला जो पेन का गूंज है उसको आपको क्या करना है, इस वृत्त के ऊपर लाना है। यानी कि ये वाला मिड जो दूरी है इसके माप का आपको क्या करना है, इस प्रकार को सेट कर लेना है, समझे। तो मैंने इसके माप का सेट कर लिया है। सेट करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक वृत्त का रचना करना है, इस नोब पे, इस नोब से रखकर, ठीक ना। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, फिर एक वृत्त का रचना करना है, समझे। आप लोग पेंसिल से कीजिएगा, ठीक ना, मुझे दिखाना था ताकि डीप दिखे इसलिए मैं पेन से कर रहा हूँ। ये वृत्त का रचना हो चुका है। अब ये वृत्त जो इस वृत्त पर जहाँ जहाँ कटी है, यानी कि देख लो यहाँ पे कटा है और यहाँ पे कटा है, तो यही पॉइंट जो होगा जो इस बिंदु से आपका स्पर्श रेखा गुजरेगा, ठीक ना। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे करके स्केल से मैच कर देना है, समझे, ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, कुछ नाम नहीं देना होगा, समझे। तो ये आपका हो गया, तो यही आपका बन गया, समझे। तो इस प्रकार से आपको ये वाला बनाना डायग्राम। बाकी आप लोग लिख दो, ये P, इसको B मान दो, इसको Q मान लो। तो लिख दो कि जो आपके पास PB और जो आपके पास PQ है, ये क्या स्पर्श रेखा है वृत्त O केंद्र वाले वृत्त पर, सीधा सीधी बात है। इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आपके पास 46 नंबर का प्रश्न है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सो आकृति में, देखो यहाँ पे आकृति आपको दिया हुआ है, ठीक ना। आकृति में चतुर्थांश, आपको एक चतुर्थांश, ये वाला जो देख रहे हो आप लोग, ये वाला वृत्त का एक चतुर्थांश आपको दिख रहा है। चतुर्थांश जो कि आपके पास O P B और Q, ये चतुर्थांश है आपका।
के अंतर्गत एक वर्ग, देखो उसके अंदर में एक वर्ग बना हुआ है, ठीक ना, OABC बना हुआ है। यदि OA यानी कि वृत्त ये वाला देखा है, तो इस वर्ग का एक भुजा की बात करें, उसकी जो दिया हुआ है दूरी वो कितना दिया हुआ है, यानी कि उसकी लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको छायांकित भाग यानी कि ये जो भाग है छायांकित ये वाला भाग, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान यहाँ पे कितना लेना है, 3.14 लेना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हाथ मेरा बहुत काला दिख रहा होगा, कारण है लाइट थोड़ा कम हो गया इस कारण से। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आपको आंसर समझ में आ रहा है ना, वही बड़ी बात है। ठीक, तो मैं ट्राई करता हूँ फटाफट बताने का। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सो समझो और देखो। आपको यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम तो मैं बनाने वाला हूँ नहीं, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। देखो आपको डायरेक्ट में लिखता हूँ, दिया हुआ है आपको OA का वैल्यू दिया हुआ है, जो कि कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और हमने एक चतुर्थांश का क्वेश्चन किया था पहले भी, आपको पता होगा, जिसमें आपको एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने को बोला था। तो उसमें मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का आप लोग यूज कर सकते थे। जिसमें से एक फॉर्मूला था आपके पास था πr²/4 और एक था आपके पास πr²/360 × 90। तो दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते थे, तो आज अब हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, आप लोग चाहे तो उसका भी कर सकते हो, पर दोनों के लिए आपको R चाहिए, और क्वेश्चन में तो आपको R कहीं दिया हुआ नहीं, कैसे निकालोगे। तो देखो आपको एक वर्ग बना है, यहाँ पे वर्ग बना हुआ है, ठीक है, और इस वर्ग का ये जो विकर्ण दिया हुआ है, यही विकर्ण कहीं ना कहीं चतुर्थांश का जो ये जो वृत्त होगा, जब इसको पूरा करोगे तो इस वृत्त का कहीं ना कहीं त्रिज्या होगा, समझे। यानी कि R का वैल्यू आपको इस वृत्त का अगर मतलब इस वर्ग का अगर आप लोग निकाल लेते हो कर्ण, तो आपके जो आपका आप लोग वर्ग का अगर विकर्ण निकाल लेते हो, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका काम हो जाएगा, R निकल जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण आप लोग 2 तरह से निकाल सकते हो, या तो आप लोग को पता होगा कि वर्ग का विकर्ण निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, या फिर उसको कमेंट करके बताएगा, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो, ये वाला त्रिभुज पकड़ सकते हो। तो ये वाला त्रिभुज देख सकते हो, एक समकोण है, क्योंकि पता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये 90 डिग्री कोण बनाना है कि इस त्रिभुज को सबसे पहले पकड़ते, तो लिखता हूँ मैं समकोण त्रिभुज, कौन सा, ABO में। ठीक है, इतना में, तो इसमें क्या होगा कि वही फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कर्ण का फॉर्मूला चाहिए, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या आपके पास, जो कि मैंने बताया, कर्ण क्या आपके पास OB है, तो हमें OB निकालना है। OB बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर में आपके पास आधार, इसको मैं आधार मान लेता हूँ, आधार का स्क्वायर यानी कि AO का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब इसको मान लेता हूँ AB का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आपको पता है कि वर्ग है ये वाला, तो वर्ग का ये वाला भुजा अगर 20 दिया तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो यानी कि OA का वैल्यू होगा 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये भी आपके पास 20 का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। 20 का स्क्वायर जो होता है वो 400 होता है, ये भी आपके पास 400 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप देखोगे तो ये 800 हो गया आपके पास। अब जब आप लोग 800 का अगर जब आप लोग वर्गमूल निकालना चाहोगे, तो ये 2 बार में जाएगा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, एक काम कर दो, डायरेक्ट में 10 से दे देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और आसान होगा। 10 से देता हूँ तो ये आपके पास 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दे देता हूँ 800, तो मैं निकालता हूँ 10 से दूंगा तो हो जाएगा 80, फिर 10 से देता हूँ तो हो जाएगा 8। अब क्या करूँगा, 2 से दे दूँगा, 2 चौके 8, फिर दे दूँगा 2 से, तो ये जगह आपके पास लास्टली 2 के पास जाकर अटक जाएगा। यानी कि देखा जाए तो आपके पास जोड़ा 10 का लग रहा है और 2 का जोड़ा लग रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रूट अंडर में 10 × का 10 × का 2 × का 2 × का 2। देख सकते हो जोड़ा 10 का लग रहा है, 10 का एक जोड़ा लग रहा है, 2 का एक जोड़ा लग रहा है। तो आपके रूट के बाहर में 10 एगो आएगा और एगो 2 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर में 2 अटक के रह जाएगा, क्योंकि 2 का बाकी जो 1 2 बचा उसका कोई जोड़ा नहीं है। तो ये हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ये निकल गया किस, क्या, R निकल गया, यानी कि वृत्त का त्रिज्या निकल गया। ठीक है, त्रिज्या निकल गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब त्रिज्या निकल गया तो डायरेक्ट लिख दो छायांक, देख लो जैसे कि यहाँ पे लिखा है छायांकित, आपको भाग का क्षेत्रफल निकालना है, भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, समझो। कहाँ गया डायग्राम, नीचे है शायद, ये रहा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल यानी कि आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। तो यूँ समझो कि अगर आपने इस पूरा वाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आपने निकाल लिया, समझे ना, पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया, और क्षेत्रफल निकालना था हमें, उसी कारण से मैंने यहाँ पे R निकाला। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पहले निकालो, उसमें आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, छायांकित भाग निकल जाएगा। निकलेगा, एकदम निकलेगा। तो वही मैं करने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पे चतुर्थांश क्या करना है आपको, चतुर्थांश में यहाँ लिख देता हूँ, देख लो चतुर्थांश, यहाँ पे थांश, ये थो है, चतुर्थांश जो कि क्या आपके पास
OPBQ देख लो आप लोग, OPBQ का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल में अगर आपने माइनस कर दिया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग जो कि आपके पास क्या देख लो OABC का क्षेत्रफल, तो आपके पास आ जाएगा क्या, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, माने इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल से अगर आपने इस वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर दिया चतुर्थांश के क्षेत्रफल में वर्ग का क्षेत्रफल, तो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका उपयोग कर लेते हैं हम लोग। हो जाएगा आपके पास पाई r² बटे में 4 माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा को आप लोग A² लिख लो चाहे भुजा स्क्वायर लिख लो, मैं लिख देता हूँ भुजा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो पाई का मान यहाँ पे आप लोग एक काम करो, मैं सहूलियत के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो दिया ही हुआ क्वेश्चन है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 3.14 इंटू का आर का वैल्यू जो कि निकल कर आया हुआ है 20√2 स्क्वायर, इसलिए मैं इसको 2 बार लिख देता हूँ या फिर डायरेक्ट कर देता हूँ। चलो डायरेक्ट में कर देता हूँ। देखो जैसे कि मैं बात करूँ तो तुमको क्या निकालना है या फिर बोलो आपको क्या निकालना है, 20√2 का स्क्वायर निकालना है। तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 40 हो जाएगा, आपके पास 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 200 हो जाएगा। ठीक ना, मतलब 400 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये 400 हो जाएगा, 4 लिख रहा हूँ पर 200 बोल रहा हूँ, देखो 400 हो जाएगा और यह 2 का √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 400 गुना 2 आपके पास 800 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको डायरेक्ट एक स्टेप शॉर्ट कर देता हूँ, 3.14 इंटू का 800 बटे में 4 माइनस का भुजा क्या है आपके पास जो कि है 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में। देख लो वर्ग का भुजा आपको पता है कि देख लो आपके पास 20 दिया हुआ है, ये वाला 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर फिर अगेन 400 में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करना है आपको, देख लो ये कट जाएगा 4 दूना 200, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास 200 बच गया। अब 200 को जब इसके साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 और हो जाएगा आपके पास 2 के 2 2 3 6। ठीक है, और आपके पास इधर 2 जीरो और 2 जीरो के बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट, तो आप पॉइंट के बाद 2 जीरो यानी कि पॉइंट का तो वैल्यू रहा नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास 400 बचा, यानी कि डायरेक्ट आप लोग इसको लिख सकते हो 6 यानी कि 628 माइनस का 400, तो ये आपके पास कितना निकल कर आ गया, देख लो आपके पास ये आ गया 228, क्या निकल कर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। समझे, तो इस प्रकार से बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आपके पास 47 नंबर का प्रश्न है, देखा द्विघात समीकरण का विविध कर मूलों की प्रकृति तथा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करना है आपको, मूल की प्रकृति, यानी कि सदस्य मूलों का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, यानी कि विविध कर निकालोगे तो मूलों की प्रकृति पता चल जाएगा। और अगर वास्तविक मूल है तो उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, उसका मूल ज्ञात करना पड़ेगा, किससे, द्विघाती सूत्र से। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, दिया है एक द्विघात सूत्र या फिर समीकरण बोलो, माइनस का 7x प्लस का 3 बराबर में 0। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, a निकालना पड़ेगा जो कि 2 है, b निकालो जो कि आपके पास -7 है, c निकालो जो कि आपके पास 3 है। ठीक है, तो हमको पता है कि d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट विविधकर का फॉर्मूला होता है जो कि होता है b² - 4ac। तो बस पुट कर दो यहाँ पे b का वैल्यू जो कि 7 है, यानी कि -7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू का a जो कि आपके पास 2 है गुना c जो कि 3 है। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 49 माइनस का 4 3 12 12 दूना 24। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 25, यानी d का वैल्यू 25 आ गया है। डी का वैल्यू 25 आने का मतलब है कि चूंकि यहाँ पे जो डी है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा है। अब बड़ा है इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। ठीक ना, वास्तविक है क्या, मूल वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगाएंगे। डायरेक्ट लिख दो द्विघाती सूत्र से। द्विघात सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर में b² - 4ac/2a। हाँ पता है आप लोग क्या बोल रहे हो। सो ये क्या है, -b² 4ac जो कि आप लोगों को देखा था, -b² 4ac d होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था। बहुत कुछ से -b प्लस माइनस का रूट अंडर में d बटे में 2a लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है, ये वाला d है बड़ा d, डिस्क्रिमिनेंट ये वाला। ठीक है, जो आप लोग समझो।
तो माइनस बी, यानी कि बी का मान क्या है आपके पास -7, और ये माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 7 हो गया। प्लस माइनस में रूट अंडर में डी का वैल्यू, ये जो -b²4 इसी जो कि आप लोगों ने निकाला था पहले ही, जो कि 25 आया था, तो मैं क्यों बार बार निकालू, डायरेक्ट में 25 ले लेता हूँ, बराबर में 2 इंटू ए जो कि आपके पास 2 है, तो 2 2 4 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ता था, इसको 2 बार स्प्लिट करना पड़ता है, एक बार प्लस के साथ माइनस के साथ। तो चूंकि यहाँ पे बोले, फिर इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार 7 प्लस का √25 का मतलब ये रूट बाहर जाएगा तो 5 बचेगा, तो 7 + 5/4, और एक बार हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, 7 - 5/4 लेना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, और यहाँ इधर क्या हो जाएगा आपके पास, देखोगे तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास, 2 हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। काटो इसको, 4 के 4, 4 3 12, तो ये 3 निकल कर आ गया। इसको देखो, 2 2 2 4, यानी कि ये 1/2 निकल कर आया, तो 2 मूल निकल कर आ गया और 2 भिन्न निकल कर, दोनों वास्तविक मूल और भिन्न है, यानी अल्फा का वैल्यू ये है, बीटा का वैल्यू ये है। कितना निकल कर आ गया, 3, और आपके पास माइनस मैंने 1/2 निकल कर आ गया। बहुत कोई इसे 0.5 भी बोलेगा, ज़्यादा तेज है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को बनाते चले आगे बढ़ते हैं। देखो आपको क्या करना है, 48 नंबर के प्रश्न में सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है। समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, जैसे कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका क्या त्रिभुज है, तो इस मान लो ये वाला भुजा का समांतर मैंने यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। तो ये रेखा है, मान लो कि ये वाला ए है, बी सी, ये ABC त्रिभुज है, कोई दिक्कत, आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, ABC त्रिभुज है। मैं जहाँ पे ये वाला भुजा जो किसके समांतर है, यहाँ पे मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ P दे देता हूँ, और इस पॉइंट को मैं Q दे देता हूँ, ठीक है। तो जब इस भुजा के समांतर मैंने एक लाइन खींचा, तो क्या ये लाइन इसका और इसके बीच का जो अनुपात है, यानी कि AP अनुपात PB, क्या ये बराबर है AQ अनुपात QC का? तो यही सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो वही मैं लिखने वाला यहाँ पे, आपको यही सिद्ध करके बताना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले लिखो, दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपके पास, देखो आप लोग, 1 मिनट में लाइट जला लूँ। दिया आपके पास, जो आपके पास त्रिभुज है ABC, इस बड़े वाले बात कर रहा हूँ, ABC, ठीक ना। इस त्रिभुज में जो आपके पास भुजा BC है, उसके एक पैरेलल जो है आपके पास PQ है, बस ये आपको पता है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो आपके पास AP है, AP और जो आपके पास PB का जो अनुपात है, ये बराबर है आपके पास AQ और QC के बराबर में, ठीक है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको कुछ चीज़ें रचना करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें बनाना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। क्या रचना करना पड़ेगा कि देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले P और C को मिला लो ऐसे करके, ठीक। उसी प्रकार से आप लोग क्या करो, Q और B को मिला लो, मिला दिया। और आपको क्या करना है, देखो आपको इस AQ पर एक लंब डालना है, और ऐसा डालना है कि लंब कि जो आपके पास यहाँ पे आके सट जाए, और ये आपस में ऐसे, मतलब यहाँ पे कोना में। डायग्राम मेरा थोड़ा सही नहीं बना, आप लोग सही बनाना, ठीक ना। ये डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये वाला लंब भी होगा, 90 डिग्री होगा, और ये वाला जाके यहाँ सटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपको AP पर एक लंब डालना है, ठीक ना। यानी सीधा सीधी बोलो तो आपको ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना, ये वाला त्रिभुज जो दिख रहा है APQ को आप लोग एक बार ऐसे करके देखो, ठीक ना। APQ त्रिभुज को देखो, ठीक है, APQ को देखो, आई होप नजर आ रहा होगा। तो इस पर मैंने एक बार लंब डाल दिया इधर से, ठीक ना, और एक बार मैंने क्या किया, एक बार इधर से मैंने एक बार लंब डाल दिया, ठीक है। देखो तो ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक ना। इधर से देखो तो इस पर मैंने एक बार इधर से देखो, इधर मैंने लंब डाल दिया, ठीक है, ये वाला देखो तो मैंने वही लंब डाला हुआ है, कुछ नहीं किया। तो रचना में लिखेंगे, वही लिखेंगे कि रचना में हम लोगों ने क्या क्या कांड किया है, कांड नहीं है काम ही है। देखो कि P को C से तथा Q को B से मिलाया, ठीक है। तथा क्या किया हम लोगों ने, जो आपके पास AQ है उस पर जो आपके पास ये जो AQ नहीं लिखना था, हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना था इसको कि जो आपके पास इसको मैंने P माना था, इसको मैं X मान लेता हूँ, इसको Y मान लेता हूँ, ठीक है। तो PX ये लंब है किस पर, AQ पर, तथा जो आपके पास
क्यू वाई है, ये लंब है किस पर, ए पी पर। आप लोग देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। खींचा लिख दो या फिर ले लो मिलाया, ठीक ना, आप लोग लिख लो ये लो, ठीक है, आएगा समझ में। अब आपको क्या करना है, अब आप समझो, यहाँ से समझने का प्रयास करो। अब त्रिभुज आप लोग पहले एक बार पढ़ो, ए पी क्यू को पकड़ो, त्रिभुज ए पी क्यू तथा कौन सा त्रिभुज पकड़ना है आपको, ये वाला पी क्यू बी में, पी क्यू बी में, पी त्रिभुज पी क्यू बी में। समझो, देखने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट उतना दिमाग खराब नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग निकालने का ट्राई करेंगे कि हम लोग का जो एरिया है किसका, त्रिभुज ए पी क्यू का, और जो एरिया है आपका त्रिभुज किसका, पी क्यू बी का, इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अनुपात ले लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। यानी इस त्रिभुज ए पी क्यू का और इस त्रिभुज पी क्यू बी का अनुपात ले लेंगे, जो किसके बराबर होगा। सबसे पहले एरिया निकालो किसका, ए पी क्यू का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 इंटू आधार क्या, इस त्रिभुज का अगर आप लोग ऐसे करके देखो, ऐसे करके देखो, तो ये वाला जो आपके पास ए पी है, ये आपका आधार हो गया, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ए पी, गुना गुना आपके पास क्या होता है, ऊंचाई। डायरेक्ट साफ दिख रहा है कि इस त्रिभुज का ऊंचाई आपके पास यहाँ दिख रहा है, ये वाला है, जो कि आपके पास क्यू वाई या फिर वाई क्यू, ठीक ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्यू वाई लिखना सही रहेगा, ठीक ना, क्यू वाई, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से ये वाला जो त्रिभुज आपका, इसके लिए जो आपके पास 1/2 इंटू आधार जो होगा, यानी कि ये वाला त्रिभुज जो आपके पास है पी क्यू बी, मतलब पी क्यू बी की बात करो, यानी कि ये वाला त्रिभुज की, तो उसका बेस इसको मानो क्या आपके पास पी बी है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको पी बी इंटू का इसका ऊंचाई। अब यहाँ पे समझने का फेरा देखो, आपके पास त्रिभुज यहाँ पर है, देखो ये त्रिभुज ये वाला है, समझे, लेकिन इस त्रिभुज का ऊंचाई कौन वाला होगा पता है, ये वाला होगा, क्यू वाई होगा। क्यों, क्योंकि देखो समझ बात, देखो ऐसे देखो, इससे आपको सीधा नजर आएगा, ये वाला आपका बेस है और इस त्रिभुज का ऊंचाई यहाँ पर है, यानी कि पीक पॉइंट इस त्रिभुज का यहाँ पर है। तो पीक पॉइंट की उसकी ऊंचाई को कहाँ से नापा जाता है, जमीन से 90 डिग्री पर नापा जाता है। जमीन से 90 डिग्री कौन बना रहा है, अगर मैं 90 डिग्री खींचूँ तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये वाला आपका ऊंचाई होगा, ये वाला ऊंचाई होगा इस त्रिभुज का, ठीक है। तो इसको सोचिएगा थोड़ा, घर में अच्छा समझ में आएगा, ठीक ना। किसी का भी ऊंचाई उसका पीक पॉइंट से देखा जाता है, समझे ना। अगर मान लो कि कोई, मान लो कि इसे घर है, वो घर कुछ इस डिजाइन का बना हुआ है, ठीक है, इस डिजाइन का, ये आपका बेस है और कुछ घट्टो इस प्रकार से बना हुआ है, तो उसका ऊंचाई पता है यहाँ से नापा जाएगा, यहाँ से, समझे ना। जमीन से 90 डिग्री से डंडा खींचा जाएगा जहाँ पे उसका शीर्ष होगा, समझे, तो ये ऊंचाई होगा। तो उसी प्रकार से ये वाला आपका इसका ऊंचाई है, तो इसका ऊंचाई भी क्या होगा, वही होगा क्यू वाई। अब देखो ये आपके पास क्यू वाई गया, 1/2 गया, तो लास्टली आपके पास क्या बच गया ए पी बटे में पी बी बच गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। उसी प्रकार, या फिर लिख लो इसी प्रकार, ठीक है। अब हम लोग त्रिभुज फिर से ए पी क्यू पकड़ेंगे तथा अब हम लोग क्या पकड़ेंगे, हम लोग अब इधर वाला पकड़ेंगे, पी सी क्यू को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, पी सी क्यू में, त्रिभुज पी सी क्यू में। अगेन फिर से क्या करेंगे, एरिया ले लेंगे किसका, ए पी क्यू का, फिर एरिया में उसका अनुपात ले लेंगे, एरिया ऑफ पी सी क्यू का, ठीक है। तो किस बराबर होगा, इस त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू का आधार। अब देखो, अब हम लोग इधर से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ना अब क्या कौन सा त्रिभुज पकड़ रहे हैं, ये वाला, तो अब हम लोग इधर से देखेंगे। तो अब इस त्रिभुज के लिए हम लोग का आधार कौन वाला हो गया, अब ये वाला हो गया, ए क्यू हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए क्यू लिख लेंगे। पहले क्या था, ए पी था, अब ए क्यू हो गया था। ए पी कब था, जब इधर से देखे थे तब। अब ये हम लोग इधर से देख रहे हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो जगह ए क्यू इंटू का ऊंचाई कौन वाला होगा, देखो ऐसे कर देखो। अब इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई क्लीन दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे पी एक्स अपन में। अब इसके लिए एरिया 1/2 इंटू का वही आधार। अब देखो इस त्रिभुज के लिए आधार कौन वाला है, सी क्यू या फिर क्यू सी, ठीक ना। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्यू सी, ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं, इंटू का। अब इसके लिए ऊंचाई फिर अगेन कौन वाला होगा जी, बताइए। ये अगर त्रिभुज है तो इसका पीक पॉइंट यहाँ पर है, जो जमीन के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला हो जाएगा, यानी कि वही वाला हो जाएगा, पी एक्स ही होगा इसका ऊंचाई। तो मैं इसको डायरेक्ट देता हूँ पी एक्स। अगेन देख लो, ये गया, ये खत्म हो गया, तो क्या बचा आपके पास, ए क्यू बटे में क्यू सी बराबर में, ये बच गया बराबर, मतलब कि इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। आप समझने का ट्राई करो, ठीक है, समझने का ट्राई करो, ठीक है। देखो यहाँ पे
यहाँ पे जो ये वाला जो त्रिभुज है, जो कि आपके पास त्रिभुज पी क्यू बी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यहाँ त्रिभुज पी क्यू बी, कौन सा त्रिभुज, ये पी क्यू बी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तथा त्रिभुज कौन वाला, ये वाला त्रिभुज पी सी क्यू, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी सी क्यू, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये तथा ये त्रिभुज, ठीक ना, एक ही आधार बोल लो, इस टाइम पे देखो तो आधार का बोल लो कि एक ही, देख लो, देखा जाए तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखो, ये एक ही इस लाइन पे बना हुआ है, यानी कि एक ही लाइन पर बना है, एक ही भुजा पर बना हुआ है। तो इसलिए फिलहाल यहाँ पे हम लोग आधार वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, वरना बोलोगे सर आधार तो इस त्रिभुज के लिए ये वाला था, तो वैसा कुछ नहीं है, आधार इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो एक ही आधार तथा जो आपके पास पी क्यू समांतर में बी सी के बीच बना है, समझ में आ गया। देखो अभी बताया था कि मैंने कि ये पी क्यू और बी सी देख लो आपस में समांतर है ना, तो देख लो, तो ये जो दोनों त्रिभुज सब मैं घुमा के दिखा रहा हूँ, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक ही आधार पर बना हुआ है, साथ साथ देखो ये समांतर लाइन के बीच में बना हुआ है। तो जब भी कोई त्रिभुज इस प्रकार से समांतर रेखाओं के बीच में बनी हो और एक ही आधार हो उन दोनों का, तो याद रख लीजिएगा कि उन दोनों का जो एरिया होगा वो हमेशा बराबर होगा। इसीलिए जो आपके पास एरिया होगा वो त्रिभुज किसका, पी क्यू बी का, वो बराबर होगा एरिया त्रिभुज किसका, पी सी क्यू का। तो इससे क्या समझ में आ गया कि इसका अगर मान, यहाँ पे देखो, इसका अगर मान लो कि मान 1 है तो इसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा, समझे ना। अब साथ ही साथ समझो कि देख लो कि ये जो त्रिभुज है आपका, इसमें ऊपर में क्या है, ए पी क्यू, और इसमें भी ए पी क्यू है, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर इसका मान लो 5 है, ए पी क्यू का त्रिभुज का मान 5 है, तो ये भी तो 5 होगा क्योंकि सेम ही त्रिभुज है। तो देख लो इसका मान लो 5/1 आया, तो इसका भी तो 5/1 आया, यानी कि ये वाला और ये वाला अनुपात क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, यानी कि इसका मान क्या है, समान है। समझ में आ गया ना कि अगर आपका ये वाला त्रिभुज समान है और ये तो दोनों उभयनिष्ठ है, कॉमन त्रिभुज है, तो इसका और इसका अनुपात समान आएगा। तो इसी कारण से मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, अतः समीकरण जो आपके पास 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक ना, 2 से जो आपके पास ए पी होगा और पी बी होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू बटे में क्यू से। क्यों, क्योंकि भाई साहब देखो अगर ये और ये अनुपात अगर आपस में बराबर है तो इसको सॉल्व कर ही तो ये वाला आया हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड तो समान ही होगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए ये और ये अनुपात भी बराबर होगा। क्या हमको यही प्रूव करना था, देख लो, ए पी बटे में पी बी, ए पी बटे में पी बी, ए क्यू बटे में क्यू सी, ए क्यू बटे में क्यू सी, ए क्यू बटे क्यू सी, तो ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से इसको बनाना था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अब जो आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, लिखा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि देखो एक मीनार है, मान लीजिए एक मीनार है, ठीक ना, तो इस मीनार के पाद बिंदु से, फिर बोलो कि इस मीनार के इस यहाँ पाद बिंदु से, ठीक ना, या फिर आधार से, ठीक ना, एक सरल रेखा में 4 मीटर 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। यानी कि ऐसे सीधे जाओगे तो कुछ दूरी पर 4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट मिलेगा और फिर कुछ दूरी पर जा पर 9 सेंटीमीटर का एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर का है और यहाँ से टोटल यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 9 सेंटीमीटर का। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ, इसको मैं डी मान लेता हूँ, ठीक है। और क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ऐसे करके मिला देता हूँ, ठीक है। क्यों, सो देखो मिलाने का कारण क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देख लो कि आधार से आपका 4 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु स्थित है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। पर उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि देखो, उसके बाद लिखा हुआ है कि शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण होते हैं। यानी कि जो आपके पास 4 और 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि इस बिंदु से अगर इस शिखर को देखोगे तो इसका जो ये वाला जो कोण बनता है, ये दोनों कोण पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब ये कोण का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई कोण एक्स है और उसका अगर और दूसरा कोण कोई वाई है, तो दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री आ रहा है तो ये दोनों पूरक कोण होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मान लो कि इसको अगर मैं थीटा मानता हूँ तो इसका मान कितना होगा। चलो सपोज दैट कि ये वाला कोण थीटा है
ठीक ना। और ये वाला कोण बीट हो मुझको निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर होगा। तो मैं बी का मान निकालूंगा तो थीटा उधर जाएगा, हो जाएगा 90 माइनस थीटा, समझे ना। तो इसलिए ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस थीटा इसका वैल्यू होगा, समझे। इस कोण का मान थीटा हो जाएगा। तो अब हम लोग वही चीज़ लिखने वाले हैं। माना जो आपके पास डीसी है, तो मैं ब्राइटनेस बढ़ा लूँ। हाँ, ये जो आपके पास डीसी है, ये क्या आपके पास, ये आपके पास डीसी, माना डीसी एक आपके पास क्या है, एक मीनार है तथा आपके पास क्या है, सीए का वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास सीबी का वैल्यू जो है वो आपके पास 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है, लिख दो सिद्ध करना है मीनार, ठीक ना, मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, यहाँ पे लिखो आप लोग, माना डीसी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई एच है, इसको एच मान लो, ठीक है। तो आपके लिए और आसानी होगा कैलकुलेशन में, ठीक ना। तो ये मान लो इसको जो ऊंचाई है ये आपका ये आपका एच है, ठीक है। इतना लिख लेना, उसके बाद ये वाला लिखना, फिर ये वाला लिखना, ठीक है, सिद्ध करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे पता है, अब काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले समकोण त्रिभुज वाला छोटा वाला पकड़ते पहले, DCA में इसमें थीटा कितना आपके पास देख लो, थीटा का वैल्यू थीटा ही है, सीधा सी बात है। तो हम लोग इसमें क्या लेंगे पता है, इसमें हम लोग टेन का यूज़ करेंगे। टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, लंब बटे में आपके पास आधार होता है। तो लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला, थीटा के सामने वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास डीसी का वैल्यू जो कि आपके पास एच है, तो ऐसे लिख देता हूँ। बटे में आपके पास क्या हो जाएगा, आधार यानी कि सी का वैल्यू जो कि 4 है, तो मैं 4 बन देता हूँ, समीकरण नंबर 1 मान लो। इसी प्रकार से आप क्या करो, आप लोग अब समकोण त्रिभुज, अब बड़ा वाला पकड़ लो DCB में, इसमें जो थीटा का वैल्यू देख लो, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो थीटा वो 90 माइनस थीटा है, मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है पता है, इसके लिए आपको किसका उपयोग करना है, टेन का उपयोग करना है, टेन थीटा का। तो थीटा यहाँ पे कितना ये है, तो मैं लिख देता हूँ डैट टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ देख लो थीटा क्या था, थीटा का वैल्यू थीटा था, इसलिए मैंने थीटा ही रखा है, ठीक है। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना लेना है आपको, 90 माइनस, इसलिए 90 माइनस थीटा लिख रहा हूँ। बराबर में क्या हो जाएगा, वही P/B। तो P का वैल्यू वही एच है आपके पास, और B का वैल्यू देख लो आपके पास अब ये वाला हो जाएगा CB जो कि आपके पास 9 है, ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर में होता है cot थीटा, समझे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। तो उसी का हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा बराबर में हो जाएगा H/9, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब आप लोग क्या करो, समीकरण जो आपके पास 1 है उसको गुना कर दो समीकरण 2 से, गुना कर दो। समीकरण नंबर 1 में आपके पास है tan थीटा, ये गुना हो जाएगा किसके साथ, cot थीटा के साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंड के साइड और राइट हैंड के साथ गुना होता है, ठीक है, cot थीटा। और राइट हैंड साइड में H/4 इंटू का ये हो जाएगा H/9, ठीक ना, H/9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई साहब देख लो, हम लोग को पता है कि cot थीटा को हम लोग 1 में tan थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा, और ये पहले से आपके पास क्या tan थीटा है, तो इंटू में तो ये कट के फिर से 1 हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसको मैं 1 लिख देता हूँ। तो 1 बराबर में हो जाएगा ये H स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करोगे कितना हो जाएगा, 4 9 में 36 होता है, तो 36 लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो देखोगे आपके पास क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर में 36 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से H का वैल्यू निकालोगे तो √36 का मतलब ये होता है कि H का वैल्यू 6 निकल कर आगे सेंटीमीटर। अतः जो मीनार की जो ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है वो प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बनाना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास 50 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न लिखा हुआ है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, यानी कि कोई ठोस है, यानी कि वो क्या है कि आपके पास एक अर्धगोला है, ऐसे करके अर्धगोला है, उसके ऊपर में एक शंकु है, तो ये इस आकृति का एक ठोस है, समझे ना, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला आपको त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, यानी कि शंकु का जो ऊंचाई ये भी आपका त्रिज्या के बराबर, यानी कि ये अगर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो दिया है
दिया हुआ है आपके पास, दिया हुआ है कि अर्धगोले तथा डायरेक्ट में लिख देता हूँ साथ ही में, अर्धगोले तथा शंकु की त्रिज्या, क्योंकि भाई साहब देख लो दोनों की त्रिज्या समान है, देखो गोला का भी वही है, शंकु का भी वही त्रिज्या, तो इसलिए मैं डायरेक्ट एक साथ में मिला के लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो मैं दोनों की त्रिज्या को मैं आर मान लेता हूँ, क्योंकि सेम ही मान है, इसलिए मैं आर मान लेता हूँ, जो कि कितना 1 सेंटीमीटर है। तथा आपको सिर्फ एच का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि शंकु की ऊंचाई लिख लेना है, मैं लिख ही देता हूँ। चलो शंकु की ऊंचाई जो दी हुई, जो कि आपको इसको मैं एच मान लेता हूँ, जो कि दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, देखो आपको इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको पाई के पदों में इसका आयतन ज्ञात, यानी कि आयतन ज्ञात करना, सीधी सी बात है। तो इस ठोस का जो आयतन होगा, ठोस का जो आयतन होगा वो कितना होगा, जाहिर सी बात है, ठोस का जो आयतन होगा, पहले शंकु का आयतन निकालो, जो कि आपका शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन और आप लोग जोड़ दो उसके साथ इस अर्धगोले का आयतन, तो आपका निकल जाएगा, समझे, निकल जाएगा कि इस पूरे ठोस का आयतन कितना है, ठीक है। और पाई को हम लोग नहीं छेड़ेंगे तो पाई के पदों में निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो शंकु का जो आपके पास आयतन होता है, सबको पता है कि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। प्लस का जो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। थोड़ा आप लोग बाहर का लाउड को उतना गौर मत कीजिएगा, ठीक ना, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो एच का वैल्यू और आर का वैल्यू 1 है, तो वैसा 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, एच का स्क्वायर 1 था, यानी कि ये कुल मिलाकर 1 हो जाएगा, तो इसका तो कोई वैल्यू रहा नहीं, फिर पुट कर देते देखो 1/3 पाई 1 का स्क्वायर इंटू का आपके पास क्या हो जाएगा एच, जो कि 1 है, ठीक ना, ये सब गुना में है, प्लस का ये हो जाएगा 2/3 गुने का पाई गुने का आर क्यू, यानी कि 1 का क्यू। तो देख लो भाई साहब, ये 1 का स्क्वायर 1 इंटू में 1 ही हो गया, यानी कि वापस से वही बच गया 1/3 पाई बच गया, प्लस का इधर आपके पास क्या बच गया 2/3 और ये बच गया पाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट बात है, सीधी सी बात है कि यहाँ से आप लोग एलसीएम ले लो, ये आप लोग बराबर देना, ऐसे मत देना, या मत देना, बराबर, ठीक है। तो आपको सीधा दिख रहा है कि इस दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो ऊपर में क्या है पाई है, तो क्या हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट पाई बचेगा, इधर प्लस इधर क्या बचेगा 2 पाई, तो इधर क्या बचेगा आपके पास 3 पाई बटे में 3, तो 3 गया, तो देख लो पाई निकल कर आ गया, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब ही इसका सही आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब लिखना है क्योंकि घन आयतन है ना, इस कारण से, तो पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल कर आ गया इसका आयतन, देखो पाई के पदों में आ गया, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो अब जो आपके पास 51 नंबर का प्रश्न है, ये देख लो थोड़ा सा, ठीक ना, ये जो प्रश्न है ये आपके पास लिखा है कि धातु की चादर से बनी और ऊपर से खुला एक बर्तन, यानी कि सीधा सीधी बोलो कि शंकु के छिन्नक आकार का, यानी कि मान लो कि कुछ इस प्रकार से बाल्टी टाइप का, समझे ना, इस प्रकार से, समझे, इस प्रकार से, ठीक आकार का है, जिसकी ऊंचाई यानी कि इसका एच दे दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, अब लिख लीजिएगा शंकु की ऊंचाई, डायरेक्ट में लिख देता हूँ एच, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास 16 सेंटीमीटर, आप लोग लिख लीजिएगा शंकु की ऊंचाई, मैंने शंकु के छिन्नक की ऊंचाई लिखेगा, क्योंकि छिन्नक है, एच दिया, जिसको मैं डायरेक्ट एच मान लेता हूँ, जो 16 दिया हुआ है, ठीक है। तथा आपको क्या देना, निचले भाग और ऊपरी भाग की त्रिज्या, यानी कि निचले वाला भाग, ये छोटा वाला जो वृत्त बन रहा है, इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मैं लिख लीजिएगा निचले भाग की त्रिज्या, शंकु के छिन्नक के निचले भाग की त्रिज्या, जिसको मैं R1 मान लेता हूँ, जो कि कितना दिया हुआ है आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसी प्रकार से लिखिएगा शंकु के छिन्नक के ऊपरी भाग की त्रिज्या, जिसको मैं R2 मान लेता हूँ, यानी कि ये वाला त्रिज्या जो कितना दिया आपके पास 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट 20 मान लेता हूँ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है। 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन में पूरा दर्पण को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहली बात तो कि इस बाल्टी में कितना दूध आएगा, उस दूध को निकाल कर आपको क्या करना पड़ेगा, उस दूध को प्रति 20 रुपये लीटर की दर से आपको निकालना पड़ेगा कि कितना पैसा लगेगा। तो सबसे पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा ना इस बर्तन में कितना दूध आएगा। तो दूध आने के लिए सबसे पहले आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा, आयतन निकालो तो पता चलेगा कितना दूध आएगा। अब इतना दूध आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, लीटर में कन्वर्ट करके उसको क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा 20 से, सीधा सी बात है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग आयतन निकालेंगे। डायरेक्ट लिखो यहाँ पे शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होता है आपके पास, आयतन जो होता है आपके पास होता है 1/3 होता है आपके पास 1/3 होता है पाई एच इंटू का R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस का होता है आपके पास R1 इंटू का R2, ये होता है आपके पास, होता है ना। अब बस मान पुट कर दो आप लोग, तो 1/3 का 1/3 पाई का वैल्यू आपको पता है इस क्वेश्चन में दिया तो हुआ है नहीं, पर जनरली मैं बोलूँगा कि भाई
3.14 ही ले लो, ठीक है, थोड़ा आसान होता है कैलकुलेशन में। एच का जो वैल्यू आया है आपके पास, जो कि ऊंचाई दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, 16 का 16 हो गया, तो ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इंटू में R1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस का R2 जो कि 20 है, 20 का स्क्वायर कितना 400 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट 400 लिख देता हूँ। प्लस का देख लो R1 इंटू R1 का वैल्यू 8 है, R2 वैल्यू 20 है, तो गुना करना इन लोग का R1 इंटू R2 है, यानी कि 8 दूना 16 यानी कि 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 120 के 160 हो जाएगा ना, क्योंकि कितना होता है 8 गुना 20 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 120 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा है 160 हो जाएगा, 120 बराबर बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 1/3 इंटू का हो जाएगा 3 इंटू का 1/में क्या क्या बोल रहा हूँ 3.14 इंटू का हो जाएगा 16 हो जाता है। लास्ट प्रश्न हो गया ना, लास्ट, इसके बाद और एक प्रश्न, इसीलिए ऐसा हो रहा है, लगातार वीडियो बना के दिमाग थोड़ा सा घूम जाता है। इसको जोड़ो तो हो जाएगा आपके पास 400 एक 500 560 और 560 ये हो जाएगा आपके पास 624 हो गया, 624। ये कट जाएगा 3 से, 3 दूना 6 3 8 24 यानी कि 208 आएगा, ठीक है। तो आपके पास बचा 3.14 इंटू का 16 इंटू का हो जाएगा 208। सबको आप लोग गुना कर लीजिए आप लोग, तो जैसे आप लोग इन सभी को गुना कीजिएगा तो आपके पास तकरीबन बोलो या फिर बोलो डायरेक्ट बोलो कि जो आपके पास आंसर आएगा, इसको गुना करोगे, जैसे कि आपके पास 3.14 इंटू का इसको गुना करो तो 16, तो आपके पास आएगा 3328, ठीक है। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 10 44 9 इंटू का 9। हाँ, मैंने पहले से गुना करके रखा हुआ है ताकि मेरा आसानी हो। तो इतना करीबन आपके पास इस शंकु का आयतन आएगा। अब शंकु का जब आयतन आया हुआ है जो कि देख लो सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आपको क्या निकालना है, इसका दर भी निकालना है। तो इतना क्यूब दूध आएगा, पर हमको किसका आंसर दिया हुआ, मैंने आपको लीटर में दिया हुआ है कि आपको 20 रुपया प्रति लीटर की दर से आपको मूल्य दिया हुआ है, यानी कि सबसे पहले आपको लीटर में ज्ञात करना पड़ेगा। तो लीटर में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रश्नानुसार हमको क्या करना है, इस दूध को सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से भागा दे देना पड़ेगा, इतना 0.92 अपॉन में 1000, ठीक है। तो ये आपका लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब जब लीटर में आ चुका है तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कुल जो मूल्य होगा दूध का, वो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास 1044 9.92 बटे में 1000, ये आपका लीटर हो गया। इसको आपको 20 से गुना कर देना पड़ेगा। इतना लीटर को अगर 20 से गुना कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल दूध निकल जाएगा, क्योंकि 1 लीटर का दूध आपके पास 20 रुपया है। तो इतना लीटर दूध का कितना होगा, 20 से गुना कर दो, सीधा सी बात है, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, आप इसको सॉल्व कर लो तो देखो आपके पास ये एक पॉइंट उड़ा गया तो यहाँ 2 जीरो लग जाएगा। तो इसको जब काटोगे तो काट के देखना आप लोग, और डायरेक्ट गुना कर लेना 20 से जितना आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूँ कि मैं काट ही दूँ, बताओ। इसको काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 10.44992 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट के बाद इतनी डिजिट है, तो आप लोग एक काम करो, स्मार्ट की तरह से इसको 20 से गुना करो, सीधा सीधे एक काम करो, डायरेक्ट इसको 10.45 ले लो, ठीक है। अब इसको 20 से गुना कर दो तो देखोगे तकरीबन जो आपके पास आएगा वो आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, आ जाएगा आपके पास 208.9984। ये तब आएगा जब इस टोटल पूरा को आप लोग रखेगा, तब बाकी इसको रखेगा तो समझ लीजिए ना आपके पास सीधा सीधी 209 रुपया लगभग आपके पास आएगा, इतना रुपया लगेगा। हाथ पूरा काला दिख रहा है ना, क्योंकि लाइट ही नहीं है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से आपको यह सारा क्वेश्चन बनाना था। बाकी और एक प्रश्न बचा है, चलिए उसको भी कर ही लेते फटाफट। ये आपके पास प्रश्न है, तो ये प्रश्न है हमारे पास, ठीक ना। देख लो कैसे, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको एक आंकड़ा दिया हुआ ये वाला, ठीक ना। इससे आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। यानी कि सिंपली बात करो तो वर्गअंतराल दिया हुआ है आपके पास, वर्गअंतराल उसकी बारंबारता आपको दी हुई है। इस प्रकार से बनता है प्रश्न, दे देगा वर्गअंतराल बारंबारता दे देगा, आप लोग को बहुलक निकालने बोलेगा। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो प्रश्न है ना, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न है। यानी कि इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब बहुलक का फॉर्मूला होता क्या, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, देख लो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, फिर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रखना। देखो बहुलक को कैसे याद रखोगे, बहुलक का फॉर्मूला को देखो, बहुलक का फॉर्मूला होता है L+, इसको याद रखना कि L के बाद प्लस होता है, प्लस को मत भूलिएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, F1 माइनस का F0 करना है। क्या करना है, F1 माइनस का F0 करना है, ठीक। और सेम हूबहू इस प्रकार से बटन देके यहाँ भी लिख देना है F1 माइनस का F0, ठीक है। और यहाँ पे इंटू का H लगा देना है। रुको अभी पूरा नहीं हुआ, थोड़ा सा और है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा चेंजेस करना है कि नीचे में 2 को याद रखना है।
मतलब यहाँ पे आगे में आपको एगो 2 लगाना है F1 के साथ गुना में, और एगो यहाँ माइनस देके बस यहाँ पे F2 लिख देना, यानी कि यहाँ भी 2 लिखना है और यहाँ भी 2 लिखना है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे F2 के फॉर्म में 2 लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 गुना के फॉर्म में 2 लिखना है। बस इतना अगर आप लोग याद रख पाते हो तो बस आपका काम हो गया। यही बहुलक का फॉर्मूला है। ये अगर आप लोग याद है तो आप लोग बहुलक निकाल सकते हो। हाँ, बता रहे L क्या है, ये क्या सब मैंने यहाँ पे लिख कर लाया हुआ है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो बहुलक को समझने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आई होप कि फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया है। अब फॉर्मूला जब याद कर लिया है आप लोगों ने, तब अब आपको और एक चीज जाननी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं बहुलक वर्ग। क्या बोलते हैं? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग क्या होता है? जनरली देखिए जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, ये सब क्या वर्ग अंतराल है, ये सब वर्ग अंतराल है। तो जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है वही वर्ग अंतराल आपका बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो बारंबारता सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है जो कि 15 है। वो किसका है? इस वर्ग अंतराल का है, 30 से 40 के बीच का है। ठीक ना, ये आपका बारंबारता 30 से 40 के बीच का है। तो यही सबसे ज्यादा है क्योंकि इसकी बारंबारता 15 है। तो यही वाला जो वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग अंतराल यही यहाँ पे है, ये वाला जो वर्ग अंतराल हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा? आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, समझ में आ गया? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक वो देखो कि उसका कौन सा वर्ग अंतराल है, वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इतना दूर बात समझ में आई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में आपका L है, तो L क्या है देख लो, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आप समझ में आया मैंने आपको बहुलक वर्ग क्यों बताया? ये आपका बहुलक वर्ग है, अभी तो बता दिया मैंने। तो इसकी निम्न सीमा यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैं लिख दो एक बार, आपको ऐसे करके बनाना है। सबसे पहले लिखो यहाँ पे यहाँ आपका बहुलक वर्ग है, बहुलक वर्ग क्या आपके पास यहाँ पे? ये आपके पास है 30 से 40, यही आपका क्या बहुलक वर्ग है। ठीक, ये वाला लिख लीजिएगा आप। अब देखिए L की आपके पास, L का मान कहाँ से निकालोगे तब ना आप लोग फॉर्मूला पुट करोगे तो ना बहुलक निकलेगा आपका। तो L के यहाँ पे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये जो बहुलक वर्ग है 30 से 40, इसका सबसे छोटा अंक क्या है? 30 है। तो बस यही आपका हो गया L, समझे? सबसे छोटी संख्या है ना, निम्न सीमा यानी कि छोटी सीमा। छोटी सीमा क्या है? 30 से छोटा है 30 है, तो इसलिए आपके पास L 30 हो जाएगा। है आपके पास H क्या हो जाएगा? H है वर्ग अंतराल की माप। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ये वाला तभी वैलिड है जब आपका वर्ग अंतराल का माप समान हो। वर्ग अंतराल का मतलब होता है वर्गों का अंतराल, यूं समझ लो। यानी कि देख लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, सबके बीच में 10 का डिफरेंस है। कितना का? 10 का डिफरेंस है। ठीक ना, देख लो 10 से 20 में जाने में 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, यानी कि वर्ग अंतराल जो होगा ये जो आपका H है ये आपका कितना होगा? 10 होगा। जनरली सभी का वर्ग अंतराल क्या होता है? समान ही होता है आपके क्लास 10th में। ठीक है, और नहीं होता तो शायद करना पड़ता है। तो ठीक है, छोड़ो वो सब कभी नहीं सीखना हम लोग को। फिलहाल अभी ये देखो इस टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा, समझ में आ गया? आपके पास H क्या है? वर्ग अंतराल की माप जो कि 10 है। एक होता है आपके पास F1, ठीक है, एक होता है आपके पास F0 और एक होता है आपके पास F2। ठीक ना, F1 क्या होता है समझो, जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता जो कि कितना है? 15 है, और यही सबसे बड़ी बारंबारता, इसीलिए तो ये वाला बहुलक वर्ग है। सीधा सा बात, जो सबसे ज्यादा बारंबारता होता है वही तो बहुलक वर्ग होता है। ठीक, तो ये F1 हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब आपके पास F0 होता है, यहीं आपने लिखा देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1। F0 क्या देखो? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया 30 से 40, उससे ठीक पहले, इससे ठीक पहले क्या आ रहा है आपके पास? कौन सा वर्ग अंतराल आ रहा है? 20 से 30, ये वाला आ रहा है। तो इसकी बारंबारता आपका हो जाएगा F0। ठीक ना, तो ये आपका हो गया 8, जो कि 8 है। ऐसे याद रखो ना, ये बारंबारता 15 है, तो इससे ठीक पहले की बारंबारता होता है आपके पास F0। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा इसका। F2 बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि ये बहुलक वर्ग है या इसके बाद जस्ट ये वाला वर्ग है जो कि आपका 40 से 50, इसकी बारंबारता 9 है, तो यही आपका हो जाएगा F2। ऐसे याद रखो, जो आपका बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 9, ये वाला। समझे? आई होप आपको क्लियर हो गया। ऐसे देखो यहाँ पे ये आपका क्या है? ये आपका F1 है, ये आपका क्या है? ये वाला F2 है, ये आपका F0। देखो ना,
बस आपको इतना लगा कि F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब 1 से पहले ना 0 आता है, तो पहले 0 आता है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये 8 जो होगा ये F0 होगा। और आपको पता है कि F2 कौन वाला होगा, देखो 1 के बाद में 2 आता है, इसलिए याद रखना कि बाद वाला संख्या जो कि 9 है। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो। तो ये आपका आ गया इसमें। अब बस क्या करना है आपको, फॉर्मूला में पुट कर दो। ठीक, तो क्या करूँ मैं, यही पुट कर देता हूँ। देखो तो बहुलक बराबर हो जाएगा L कितना है आपके पास 30 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे 30 प्लस का F1 का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना है 15 माइनस का F0 जो कि आपके पास कितना है 8 है, 8 बटे में देख लो यहाँ पे 2 इंटू का F1 का वैल्यू कितना है आपके पास देख लो जो कि 15 हो गया, माइनस का कितना आपके पास F0 जो कि कितना आपके पास 8। ठीक है, माइनस का F2 जो कि कितना आपके पास 9 है। ठीक है, इंटू का H कितना आपके पास 10। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया आपके पास। आप तो कर सकते हो ना आप लोग, देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो 30 का 30 प्लस का प्लस 15 में अगर 8 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास, 7 बच जाएगा, सीधा सा बात है। तो ये 7 हो गया आपके पास। नीचे हम क्या करते हैं, देखो 15 दूना 30 माइनस का 8 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 9। ठीक, यहाँ पे 9 है इंटू का 10। इतना धीरे धीरे मैं जान के बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 7 का 7 हो गया, बटे में देखो सबसे पहली बात -8 और -9 कितना होता है -17। ठीक है, यानी कि 30 - 17 हो गए यहाँ पे, समझ में आया आपको, इंटू का 10। ठीक, अब देखो आप लोग ये 30 का 30 प्लस का प्लस ये आपका 7 बटे में आपके पास है कितना है 30 - 17, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा 13 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे 13 आ जाएगा, किसी को कोई दिक्कत, इंटू का 10। ठीक, समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, आपके पास 30 हो गया, प्लस का आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 70 बटे में 13, यानी कि ये आपके पास आ गया 30 प्लस का 70 बटे में 13। अब इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, बताओ। ठीक, देख लो 30 प्लस का आप 70 बटे में 13, तो 70 को सबसे पहले 13 से यहाँ से भागा दे दो तो आपके पास आ जाएगा 13 × 5 = 65, 5 बचा पॉइंट लग जाएगा 30, आपके पास 50 हो गया, तो उसके बाद आ जाएगा 13 × 3 = 39, 11 बचा। ठीक है, पॉइंट है तो 0 लग जाएगा, 110 हो गया, 13 × 8। हाँ, तो बस इतने करो ना, काफ़ी है, और नहीं करना होगा, आगे भी होगा पर इतने करते हैं। अब इसको ऐड कर दो तो आपके पास निकल कर आ गया 35.38, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी ना, थोड़ा मैं देख लूँ कि आपको नज़र आ रही है, यस परफेक्ट नज़र आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना था आपको, ठीक ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या सारा जितना भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है। तो कहीं भागना नहीं है, ठीक ना, यही रहो, ठीक ना। सब कुछ अच्छे से बताएं जिस तरह से, उस प्रकार से मैं ऑब्जेक्टिव को भी बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।